हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या होता है? लैटिन अमेरिका लैटिन वर्ड। ठीक है, और इसका मतलब होता है एज या ब्रिंक या कह लो कि बॉर्डर। बॉर्डर आसान है। सिंस 1920 में मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज्ड ये वर्ड्स देखने को मिला, जिसका मतलब होता है किसी का कोना या एक बॉर्डर साइड, पावरलेस पोजीशन जस्ट आउटसाइड द सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी में सिविलाइज लोग रहते हैं, उनके बाहर का इलाके को क्या बोल देते हैं? पावरलेस सोसाइटी, या कह सकते हैं कि एक कोना जो कि पावरलेस है, जिसमें पावर ही नहीं है ही नहीं। सोसाइटी कैन दैट लेबल सर्टन पीपल एज आउटसाइड द नॉर्म। सोसाइटी क्या कर देती है उसको, जो लोग हैं वो क्या कर देते हैं, उनको लेबल कर देते हैं कि ये लोग हमारे पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, वियर्ड हैं, थोड़े हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, थोड़े स्कैरी टाइप के हैं, थोड़े हेटफुलनेस है, या उनका मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो क्या कर देते हैं, इनको मार्जिनलाइज कर देते हैं। फिर मतलब मार्जिनलाइज दोज पीपल्स, एजिंग देम आउट, कि उनको अलग कर दिया, अलग थलग कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें बोलता है कि मार्जिनलाइजेशन सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब कि उनको सोशली एक्सक्लूडेड किया गया है। जो भी समाज में लोग रह रहे हैं, वो समाज की जो भी चीज़ें हैं उनका पूरा वह रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। द प्रोसेस वेयर बाय द समथिंग समवन पुश्ड टू एज ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप है और उसमें से कुछ पार्ट को ऐसे निकाल दिया जाए, तो ये ग्रुप बोल रहा है कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, इनको निकाल दिया क्योंकि ये सिविलाइज नहीं है, इनको बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो मोर और मोर अगर हम देखें इसकी, तो एक्सक्लूजन हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ द पीपल हु आर नॉट सिमिलर टू द सिंपल वंस, और कह सकते हैं कि भाई सोसाइटी ने उसको लेबल कर दिया है। ठीक है, इट इज़ अ सोशल फेनोमेना that has existed for centuries and affect human interaction as well as how the certain peoples view each other dramatically। एक सोशल फेनोमेना बन चुका है जिसमें समाज ने ही ऐसी चीज़ें, इंटरेक्शन उनसे कम करना, उनसे बातचीत, उनके हित में बात करना, तो वो उनको डर लगता है कि हमें मारने ही आ रहे हैं। तो ना वो एजुकेशन ले पाते हैं, ना वो कुछ चीज़ें ले पाते हैं। सीधी सीधी बात करते हैं यहाँ पे कि सोशल फिनोमेना है, ये सामाजिक ऐसी घटना है जो कि एग्जिस्ट सदियों से कर रही है, और ये अफेक्ट करती है हमारी इंटरेक्शन में। ये हमें उनसे बातचीत करने में थोड़ी प्रॉब्लम, क्या थोड़ी, क्या बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मुंडा, आपने सुना होगा नाम, ट्राइबल अफेयर्स में जो मुंडा नाम का व्यक्ति था, हाँ, तो वो उसने क्रांति लाई थी, आपने सुना होगा। और अब भी ट्राइबल अफेयर में एक मंत्री हैं ट्राइबल अफेयर्स के, जो ट्राइबल्स के अफेयर्स देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो एक्सक्लूडेड है उनको मिलाने की कोशिश, इंक्लूजन की बात की जा रही है। जनरल टर्म मार्जिनलाइजेशन डिस्क्राइब द ओवर्ट एक्शन एंड टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि कैसे वो एक्शंस ले रहे थे, कैसे उनकी टेंडेंसीज है। भाई लोगों को ईजी नहीं लिया जा रहा है, भाई उनको भी हमारे जैसा नहीं समझा जा रहा है, उनको नॉर्मल नहीं समझते। वे आर पीपल हु दे परसीव टू अनडिज़ायरेबल, जो देखने में ऐसे अनडिज़ायरेबल हैं, विदाउट यूजफुल फंक्शन, वो उनका कोई काम नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया। इसी को मार्जिनलाइज कहा जाता है। द पीपल हु आर मार्जिनाइज आर आउटसाइड द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रेशन। वो जो एक्सक्लूड हुए हैं लोग, है ना, द पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड आर आउटसाइड एग्जिस्टिंग सिस्टम, उनके खुद ही ये सिस्टम है अपने बचाव के, अपने इंटीग्रेटेड रहने के। दिस लिमिट्स देयर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। हम जो ट्राइबल्स लोग हैं, वो हम ट्राइबल का इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो
एक ग्रुप बना के बैठते हैं, उनको लगता है कि इन लोगों की ये जो हम पे राज करने आए हैं, ये हम पे क्यों राज करने आए हैं, हम खुद अपना राज खुद करेंगे, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। उनके रिश्तों में भी क्या हो जाता है, शादियाँ हो जाती हैं, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं मानते, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समाज में पाई जा सकती हैं, सिविलाइजेशन या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि वो पा सकते हैं। पर वो क्या होते हैं कि उनको डर है कि हमारी जो सुरक्षा है उसमें खामियां होगी, या हमें हमारी धरती को छोड़ के जाना होगा इंटीग्रेटेड, तो वो हमसे अलग ही रहते हैं। ठीक है। वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी कहती है कि मार्जिनलाइज इज़ अ रेलीगेट टू एन अनइम्पॉर्टेंट एंड पावरलेस पोजीशन विद इन द सोसाइटी। मार्जिनलाइज वेबस्टर कहते हैं, वेबस्टर कहते हैं कि मार्जिनलाइज इज़ अ टू रेलीगेट टू एन अनइम्पॉर्टेंट, रेलीगेट करना, अनइम्पॉर्टेंट मानना, उनको उन व्यक्तियों को अनइम्पॉर्टेंट मानते हैं, मतलब कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पावरलेस पोजीशन है उनकी, क्योंकि वो किसी काम के नहीं हैं और वो किसी ग्रुप के सोसाइटी विद इन द सोसाइटी और ग्रुप में नहीं रह सकते। ये किसने कहा? वो आना ही नहीं चाहते, हमें मिलना ही नहीं चाहते। Encyclopedia of Public Health defined that to be marginalized is a place in margin. To be marginalized is a place in the margin, thus excluded from the privilege and the power found in the center. जो भी privilege exclude कर दिया जाता है privilege से, उनकी जो privilege है, उनको जो privilege मिलनी चाहिए उनसे उनको exclude कर दिया जाता है, and power found in a center, found at the center. जो भी पावर और जो भी प्रिविलेजेस हैं उससे उनको वंचित रखा गया, सदियों से हम देखते आ रहे हैं। ठीक है। पीटर लियोनार्ड ने कहा कि मार्जिनलिटी इज बीइंग आउटसाइड ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। कह रहा है कि मार्जिनलिटी एज बीइंग आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मार्जिनलिटी क्या है? बाहर की तरफ एक मेन स्ट्रीम है, ये जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी प्रोड्यूस। फिर इसमें बात की है कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिटी यूज टू एनालाइज सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्फीयर where disadvantaged people struggle to gain access to the resources and full participation in the social life. कह रहे हैं कि मार्जिनलिटी क्या है, एनालाइज किया गया है कि सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कल्चरल स्फीयर में इन लोगों को डिसएडवांटेज रखा है, इन लोगों को स्ट्रगल नहीं करने दिया टू गेन एक्सेस टू द रिसोर्सेज, कि इनको हमेशा इनको वंचित ही रखा। और क्या किया गया? गेन, स्ट्रगल किया, पीपल स्ट्रगल टू गेन एक्सेस टू द रिसोर्सेज। लोगों ने बहुत संघर्ष किया अपने इन रिसोर्सेज को पाने के लिए, क्योंकि वो निचली जाति, फिर फलाना ढिमकाना, तो ये सब चीज़ें इनको अलग पृथक बनाती चली गई। गेन एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड फुल पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ में इनको मौका नहीं मिला। टू फर्दर clarify the meaning and concept, let us discuss the certain characteristics. अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स हम कैसे देख पाएंगे? अगर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया तो प्लीज़ आप ये पढ़ने के बाद ज़रूर उसमें कंसर्न करिएगा। ठीक है। तो पहले इसकी आती है भाई, इट सफ़र फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और सबऑर्डिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको अधिकारों से वंचित किया गया, पहली बात, और हमेशा निचली जाति समझा गया या सबऑर्डिनेट रखा गया। ठीक है।
सीधा सीधा लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेट और सबऑर्डिनेट। इनसे वो सफ़र करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन मिले। दे हैव फिजिकल एंड कल्चरल ट्रेड्स दैट सेट देम अपार्ट। उनके पास ऐसी फिजिकल और कल्चरल, वो कल्चरली थोड़े ऐसे भड़कीले धड़कीले या कुछ पहनेंगे ही नहीं, जैसे नॉर्मल इंसान दिखता है वैसे नहीं दिखते वो, तो फिर तभी भी लोग उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको डिसअप्रूव कर देते हैं बाय डोमिनेंट ग्रुप। अब जैसे हम अमीर हैं, मान लो कि मैं अमीर हूँ, मैं गाड़ी में गई और मुझे एक चपरासी मिली, ठीक है, जो कि पैसे मांग रही थी। हम उसको कितनी इजीली हम उसको कह देते हैं कि भाई ये आ जाते हैं मांगने के लिए, पर आपको पता नहीं है ना उसकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई होगी, कैसे कहाँ उसको प्रिविलेज मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, या उसको मौका मिला होगा, या उसको अधिकार मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, क्या लोगों ने, घर वालों ने, समाज ने, कल्चर ने उसको कितना बाउंड करके रखा होगा। हम 2 मिनट नहीं लगाते किसी को जज करने में, किसी गरीब को जज करने में। अरे इसके पास तो सब कुछ है, आ जाती कटोरा लेके। तो फिज़िकल अपीयरेंस उनका ऐसे मतलब गरीबों जैसा होता है, या कह लो कि वो इतने सफाई से नहीं रहते, तो हम उनसे घृणा करते हैं, है ना। उनकी ट्रेड्स, कल्चरल ट्रेड और फिज़िकल ट्रेड्स। तीसरा आ गया सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। दे शेयर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन। अब देखो ये भी बात है कि उनमें ना बहुत ऐसे आपस में बहुत कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ना नहीं चाहते, वो ओपन होके सोचते नहीं हैं, उनको बस उस ग्रुपों के अंदर ही रहना है जो एक्सक्लूडेड है। उनको बता दिया गया है कि भाई, उनकी कंडीशनिंग कर दी गई है कि भाई अगर तुम बाहर जाओगे ना तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा, या तो मतलब उनको बुद्धि नहीं होती है, यहाँ तो उनको वैसी बुद्धि दी ही नहीं जाती है, तो वो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, एक ही ग्रुप में बड़े रहते हैं वो वहीं पे घुट घुट के मर जाते हैं। और यही कॉमन बर्डन, आपस का ये कॉमन बर्डन उनके दिमाग को आगे बढ़ने ही नहीं देता, मार्जिनलाइज कर देता है। सेकंड, इसमें फोर्थ आता है कि दे हैव शेयर सोशल रूल्स हु बिलोंग्स टू हु डज नॉट। जो उनसे उनकी जाति का होगा, जो उनके तबके का होगा, जो उनके ग्रुप का होगा, वो अपने ही रूल्स बनाते हैं, अपने ही रहने सहने के, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के रूल्स बनाते हैं। हु बिलोंग्स एंड हु डज नॉट, वो बिलोंग करते भी हैं और नहीं भी करते, ठीक है। फिफ्थ आता है दे हैव अ टेंडेंसी टू मैरी विद इन द ग्रुप। अब वो अपने ही ग्रुप में शादी कर लेते हैं उनके, पर ये हमारे समाज में ऐसा होता ही नहीं है। होता तो मतलब ऐसे हमारी शादी भी तो हमारे ही कुल में हो रही है ना, जैसे हम शर्मा हैं तो वो वाला व्यक्ति भी कौन होता है, शर्मा ही होता है। अगर बाई चांस शर्मा वाला किसी देवी या कुमारी से शादी कर ले तो पूरे रीति रिवाज और सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, इंटरकास्ट मैरिज की। चाहे वो व्यक्ति वैसे कोई हरकतें नहीं करता हो जो पहले के ज़माने में लोग करते थे, तो क्या होता है कि विद इन द ग्रुप में शादी कर लेते हैं, इंटरकास्ट, इंटर अंदर एक्सो, ये सब मैरिज का भी एक ड्रॉबैक है। तो मार्जिनलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, शिफ्टिंग फिनोमेना लिंक टू द सोशल स्टेटस। अपना जो क्रम है सोशल स्टेटस के साथ कनेक्टेड होता है इनका, हमारा भी होता है। हम थोड़े उनके जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जैसा समाज वैसा इंसान, वो वैसा बिहेव नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी को ही सर्वप्रथम, बहुत रेडिकल कह सकते हैं कि रेडिकल होते हैं, अपने माइंड को ओपन नहीं रखते हैं। समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट आस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन इज दैट inferior लोकेशन ऑफ दिस ग्रुप। अब इनकी जो लोकेशन है ग्रुप्स की वो इन्फीरियर होती है, वो उनकी एक मार्जिन होती है, एक पेरिफेरी होती है, एक एरिया होता है
वहाँ पे लोग रहना शुरू करते हैं। मतलब अगर उनकी भी सिविलाइजेशन होगी तो वो, अगर वो जंगल में भी रहते हैं तो वो एक झुंड बना के रहते हैं। कोई भी इंसान जो नॉर्मल घरों में रहता है वो भी एनिमल ही है, बट वो थोड़ा सजा धजा एनिमल है। अगर हम इनमें बात करें तो ये इन्फीरियर लोकेशन में इनके ग्रुप्स होते हैं। द लोकेटेड आर मार्जिन इन द पेरिफेरी, दे आर पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दे डोंट पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। जो सोसाइटी, आज की सोसाइटी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, मेन स्ट्रीम, जिसमें लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं अपने मज़े, जहाँ मन किया वहाँ जा रहे हैं, वैसा ये लोग नहीं करते। ये प्रिविलेज ग्रुप डू, जो कि प्रिविलेज ग्रुप्स करते हैं। अब नौकरियाँ सबको मिल रही हैं, लोकल लेवल की सब इंडिविजुअल ले रहे हैं। सच इंडिविजुअल्स आर प्रैक्टिकली लोकेटेड आउटसाइड the strata of which they happens to be part of description of achievement. Owing the outside or peripheral location, they don't enjoy the same benefits one located in the mainstream do. अब ये बाहर रहने की वजह से, आउटसाइड द स्ट्रीम रहने की वजह से ये वैसे बेनिफिट्स नहीं ले पाते जैसे कि मेन स्ट्रीम लेती है। इनकी जो क्या कहते हैं सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनके लिए बहुत ही कम दिए जाते हैं, मिनिमलिस्टिक। द सेकेंड एस्पेक्ट जो होता है वो सोशल एक्सक्लूजन होता है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब सोशली हमने एक्सक्लूड ही कर दिया इनको। इन अनइक्वल एंड हायरार्की ऑर्गेनाइज सोसाइटी, एक अच्छी हायरार्किकल सोसाइटी में ये जो ऑल ग्रुप्स होते हैं ये इक्वल अमाउंट में पावर को, प्रेस्टीज को इंजॉय नहीं कर पाते। सम ग्रुप्स इन स्टार्टा इंजॉय द मोर पावर इन्फ्लुएंस द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। द प्लेस हायर हायरार्की सोशल ऑर्डर व्हाट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू असेस द डिज़ायरेबल गुड्स एंड पोजीशन इन द सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि आप उनकी बात कर रहे हो, हमारे की बात कर लो, गरीब और अमीर में कर लो, गरीबों को अलग कर दिया जाता है। अमीरों की शादी में जाके देखो, गरीब वो अलग ही झुंड बना के बैठा होता है, गरीब वाला सेक्शन, उनको कोई नहीं पूछता। वो ऐसे मतलब सहमे पूछ, मतलब आप देखोगे तो अमीरों और गरीबों में भी क्या है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देयर इज़ नो एनी सिमिलैरिटी participate in the economic, social and civic life. Their inadequate access to the material and non-material resources exclude them from enjoying a quality of life and standard of living that is regarded as the acceptable in the society they live in. एक मिनट, क्या होता है कि वो फुल्ली पार्टिसिपेटिव नहीं होते इकोनॉमिक में, सोशल एंड सिविक लाइफ में। देयर इनएडिक्वेट एक्सेस टू द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेज एक्सक्लूड देम फ्रॉम enjoying a quality of life and standard of living that is regarded as acceptable in the society they live in. Okay. कैटेगरी ऑन मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, जेंडर रिलेटेड गर्ल्स, इंटरेस्टिंगली ऑल्दो सम कंट्रीज गर्ल्स नाउ आउट परफॉर्म बॉयज़ वर नेवर मेंशन इन डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज ग्रुप। अब देखो यहाँ पे मार्जिनलाइज की कैटेगरीज हैं, जब तक हम कैटेगरीज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग एक्सक्लूडेड हैं भाई। और कब से हम यही कहानी रटे जा रहे हैं कि भाई एक्सक्लूडेड है, उनको नहीं मिलते हैं, हम उनको नीचा दिखाते हैं, उनको वो आना भी नहीं चाहते, वो अपनी ही कास्ट में मैरिज कर लेते हैं। क्यों नहीं आना चाहते भाई, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, कौन होते हैं वो, कौन लोग हैं वो? तो सबसे पहले तो जेंडर रिलेटेड कि हमारे समाज में देख लो कि एजुकेशन जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे हमेशा पैट्रियार्की ही आगे आई और उसी का प्रभुत्व है आज तक। अगर एक पुरुष
आज के टाइम पे उसका अहंकार है, तो वो क्योंकि वो एंसेस्ट्रली अगर देखा जाए तो पुरुष का ही राज चलते आया है। ऐसी कौन सी जगह देखी है हमने जहाँ पे स्त्री का ही राज आता हो? नहीं हुआ। प्रभुत्व हमेशा स्त्रियों का नहीं रहा। तो गर्ल्स भी क्या है, एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आती हैं। हालांकि आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, बट आज भी कहीं ना कहीं गर्ल आज के टाइम में कम है, बट पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था। तो इसमें भी काउंट करेंगे तभी जो गर्ल सेक्शन है उसके लिए नई नई उसको उठाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहे हैं। गवर्नमेंट उसको काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में और स्कीम्स में जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। कल्चरल रिलेटेड हम देखो, कुछ कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप कुछ ऐसे मतलब जैसे कल्चर हो गया, जैसे मान लो कि हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़के के साथ शादी की उसने, तो उसका मन नहीं है, उसको मुस्लिम कल्चर नहीं फॉलो करना है, ठीक है। और फिर भी वो फॉलो कर रही है, किसके लिए? पति के लिए, क्योंकि वो पति के घर में चली गई है। जो बच्चा होगा वो मुस्लिम धर्म अपनाएगा। वो कौन डिसाइड करते हैं? उसका पति, पैट्रियार्की। और यहाँ पे जो मदर है उसका रिलीजन दमित हो गया, वो अपने रिलीजन को नहीं फॉलो कर सकती। अब वो उसको अपने पति का रिलीजन ही फॉलो करके लेके जाना होगा। और ये सब कहानियों में ही है। तो कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल से मैं समझाना की कोशिश कर रही हूँ कि भाई कुछ एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल, रिलीजियस ग्रुप, कास्ट, चिल्ड्रन स्पीकिंग स्पेसिफिक लैंग्वेज। कुछ अगर बच्चे अगर रीजनल लैंग्वेज अगर क्लासरूम में यूज़ कर लेते हैं तो मैम खुद हंसने लग जाती हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको गवार बोलते हैं, है ना। ये सब ये लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड है। सोचिए कहाँ वो 3 लैंग्वेज फार्मूला बात कर रहा है, रीजनल लैंग्वेज की, मदर टंग की, और कहाँ ये कल्चर एक मार्जिनलाइज कर रहा है इस व्यक्ति को। तुम अगर क्षुद्र जाति के हो, तुम अगर निचली जाति के हो, या मतलब कह लो कि तुम ST SCs हो, तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम अपवित्र हो। ब्राह्मण हो तो मतलब तुम तो भाई तुम ज्ञानी हो। पर ऐसा तो नहीं है ना, जो ब्राह्मण सिस्टम पहले था वो सच में वैसा फॉलो करते थे भाई। आज के टाइम में ब्राह्मण मंगलवार को अंडे, शनिवार को मांस, बकरा, मतलब हर कोई नहीं, बट सम ऑफ देम आर डूइंग लाइक दिस कि हम तो भाई ब्राह्मण हैं। टीका लगा के, वेशभूषा पहन के और जड़माला पहन के आप हिंदू नहीं हो जाओगे ना, और नहीं करके भी आप हिंदू नहीं हो जाओगे। आपको उनकी बताई हुई बातों पे अमल होना चाहिए, तब जाके आप हिंदू धर्म या इसकी पदवी ले सकते हो। तो कल्चरली भी कभी इन लोगों को सताया जाता है। अब मैं मान लो कि मैं कोई निचली जाति में पैदा हुई होती, तो मुझे ये सिखाया जाता कि हमें उनके साथ टच नहीं होना है, अनटचेबिलिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, हालांकि अब इसमें चेंजेस, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट्स इन लोगों को दिए हैं। रिजर्वेशंस हो गई। अब जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो खुद एक दलित हैं। दलित कहने में उनको कोई हिचक नहीं है, पर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया ना। जो ये सब छुआछूत, अनटचेबिलिटी या ब्राह्मणिक सिस्टम और कास्ट सिस्टम को अगर नहीं हटाया जाता तो जाके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उनको क्या पड़ी थी ये सब करने की? वो हिंदू धर्म भी अपना सकते थे, क्योंकि हिंदू धर्म भी कोई कम अच्छा नहीं था, उसमें भी बड़ा कुछ अच्छा था। बट उसमें क्रूतियाँ आई थी जिसमें औरतों को दमन किया गया, फिर भाई जो निचली जातियाँ थी उनका दमन किया गया। कुछ आज के अगर समय में देखें तो अगर हम जाएं क्लास में, कोई बच्चा है जो थोड़ा ऐसे डार्कर शेड का है, उसके साथ तो मैम बोलना ही नहीं चाहती।
वो छोड़ो, चाहे उसको कुछ भी आता हो, उस पर इम्प्रेशन कम ही जाता है टीचर का जाता है। गोरा चिट्टा बच्चा हो उसके ऊपर ज़्यादा जाएगा, जो ज़्यादा बोलता हो, जो जिसको ज़्यादा आता हो, उस पर ज़्यादा फोकस करता है टीचर। तो ये भी ड्रॉबैक है। टीचर को समझना है कि भाई कल्चरल डिफरेंसेस आर नॉट बिग डील, ये कोई बिग डील नहीं है। लोकेशन रिलेटेड, अब कहाँ पे रहते हो, रिफ्यूजी तो नहीं हो आप, भाग के तो नहीं आए हो, रिफ्यूजी या कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे बम गोले गिरते हैं, बॉर्डर इलाकाज होते हैं, कि मान लो कि कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं कुछ बच्चे, या मान लो कि कुछ बच्चे डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, सोल्जर होते हैं, नोमैड्स होते हैं, जैसे कि नोमैड जो इधर से उधर जाते हैं, रूरल एरिया के बच्चे होते हैं जो कि अर्बन स्लम एरियाज़ में रहते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो गली चिकोरे में घूम रहे होते हैं, निचली जाति के बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि भाई उनको बायसनेस फील करनी पड़ती है क्लासेस में। ये लोकेशन वाइज है, कल्चरल वाइज तो है, लोकेशन में भी अगर आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे मांग रहे होते हैं कटोरा लेके, छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसी अपनी कलाकृतियाँ दिखाते हुए कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। खाने को उनको कुछ मिलता नहीं है, ट्रेन के डब्बे हो गए उसमें आ जाते हैं, कुछ ऐसे ढोलकी भी जाते हुए आते हैं। तो ये सभी मार्जिनलाइज बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिला अपने समाज की वजह से, शायद हमारे ही वजह से। पॉवर्टी, गरीबी इंसान की मार देती है इंसान को। वर्किंग चिल्ड्रंस लेबर बना दिया जाता है। आपको पता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे माँ बाप के, वो उनको लगा दिए जाते थे, मतलब अपने साथ लेके जाते थे, उनको काम करवाते थे। चाइल्ड लेबर कहलाती थी उस टाइम की, वो भी प्रोहिबिटेड हुई। ओवर एज्ड बच्चे, ओवर एज्ड मतलब बेचारे पढ़ ही नहीं पाए। पुअर वनरेबल हो गए, पुअर जो बहुत ही गरीब हैं बेचारे, माँ बाप उनको ऐसे ही रखे रहते हैं ना, उनको पढ़ लिख पाते हैं। सिंगल मदर्स जो कि डाइवोर्स देख के वो डाइवोर्स देते हैं या मर जाते हैं पति, और बच्चे बेचारे फिर उसके ऊपर लोड पड़ जाता है माँ के ऊपर। सिंगल मदर को खाना खाने तक भी एक किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। स्पेशल ग्रुप, elderly people, disabled children and children with HIV, AIDS, orphans। अब स्पेशल ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे आ गए जिसमें डिसेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू अच्छे से पोषण नहीं मिला होता है माँ को, या जेनेटिक्स की वजह से कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये भी बहुत मैटर करते हैं कि डिसेबल बच्चे पैदा हो जाते हैं या एक्सीडेंटली उनकी कुछ हो जाते हैं, माँ बाप अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते। चिल्ड्रन लिविंग विद HIV एड्स, HIV एड्स भी ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। और फिर ऑर्फन जो जिनके माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, भाई उनको पैदा कर दिया और खुद भाग गए कहीं, अनाथ रह गए बेचारे, अनाथ आश्रम हो गए। अनाथ दो प्रकार के होते हैं, पहले तो वो खुद छोड़ के चले जाते हैं, और बच्चे छोड़ो ये हमें नहीं है। इतना समझ में आया होगा कि कितनी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लेवल, भाई लेवल्स क्या होते हैं कि किस किस लेवल पे मार्जिनलाइज हो जाते हैं लोग। तो भाई मार्जिनलाइजेशन कोई अचानक से होने वाली चीज़ नहीं है, वो हमेशा से हो रही थी, हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो पहले तो हमें पता है कि माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। माइक्रो हो गया कि इंडिविजुअल खुद ही क्या हो गया, खुद की वजह से या खुद के फैक्टर की वजह से क्या हो गया, मार्जिनलाइज हो गया। दूसरा होता है कम्युनिटी, पहला हो गया इंडिविजुअल अपने लेवल पे, दूसरा हो गया कम्युनिटी के लेवल पे, और तीसरा हो गया कि ग्लोबल लेवल पे, कि ग्लोबल में अगर हम गए तो हमें वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, कम्युनिटी के लेवल पे किया गया, और एक इंडिविजुअल खुद के लेवल पे हो जाता है। तो सोसाइटी मार्जिनलाइजेशन इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हो जाता है, तो इंडिविजुअल एक्सक्लूजन हो जाता है, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी।
कि सोसाइटी में जब वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा तब उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। इंडिविजुअल कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फैमिली, स्कूल एंड नेबरहुड। अब एक इंडिविजुअल अपने बेसिस पे कैसे, देखो जहाँ पे वो रहता है उसकी फैमिली, वो गरीब पैदा हुआ है तो गरीब पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली एजुकेटेड नहीं होते, बहुत सारे होते हैं जो उनके पास पैसे ही नहीं होते, वो एजुकेटेड नहीं होते, उनको बुद्धि नहीं होती, और फिर वो बुद्धि नहीं होती तो फिर वो डिस्क्रिमिनेटेड हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे, फैमिली होगी फर्स्ट, ठीक है, अच्छे आपके आचार विचार नहीं है, एक्सपोजर नहीं मिला, रोज़ का लड़ाई झगड़े होते हैं घर पर, पेरेंट्स एक दूसरे को सप्रेस करते हैं बच्चे को, तो फिर क्या होगा कि वो मार्जिनलाइज्ड होना शुरू होते हैं। ना कि उनके पास पैसे हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं और पैदा होने के बाद वो ऐसी सब चीज़ें फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। एक तो उनको देखना चाहिए अगर समाज में इनको मिलना ही नहीं है तो फिर क्यों ही पैदा करना, पैदा ही ना किया होता तो ऐसे फिर वो बोलते हैं अपने आप को, फिर वो ऐसे सराहना देते हैं कि शायद काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता कि ऐसे समाज में मुझे ऐसे स्वागत किया जाएगा। तो आज के समाज में तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं बट पूरी जड़ से ख़त्म नहीं हुई हैं। आज भी हम देखते हैं कि ऐसा सेक्शन है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर में रह रहा है, और इन बीएड में भी यही सिखाया जाता है कि भाई एक अडोप्टी लो, बच्चा लो जो नॉन गोइंग स्कूल है, जो बच्चा नहीं सीख पा रहा उसको अडोप्टी करो और उसके साथ उसको पढ़ाओ, क्या पढ़ाया उसको, कैसे सिखाया, ठीक है। इंडिविजुअल कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस एज फैमिली, स्कूल एंड नेबरहुड, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे उनकी फैमिली उसको बता देती है कि तुम्हारा ये लो, तुम गरीब पैदा हुए हो और रहो यहीं। एट वर्क प्लेसेस जब वो काम करने जाता है तब उससे छुआछूत की भावना या अगर जब तक उसकी कैपेबिलिटी निकल के आ रही है तब तक वो कुछ नहीं बोलते। फिर अगर बाई चांस उसने अपनी कास्ट बता दी या रिलीजन बता दिया तो फिर बोले हैं, मतलब इतना क्या बड़ी बात हो गई। वो अपने काम में वो चीज़ें ला ही नहीं रहा, वो अपना काम जितना तुझे चाहिए वो दे रहा है ना। तो एक प्लेस ऑफ वर्शिप, सिंगल पेरेंट्स इसकी जहाँ तो बाप के पास पत्नी नहीं होती और पत्नी के पास बाप नहीं होता। छोड़िए, अरे मैंने क्या बोल दिया। मैं बोल रही हूँ कि अपने झगड़े की वजह से बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी, होमोसेक्सुअल, अब अपनी आइडेंटिटी खोज रहे व्यक्ति अब एक दूसरे में वो सुख ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो होमोसेक्सुअल भी कहीं ना कहीं जिसे मार्जिनलाइज्ड कर दिए हैं, LGBTQ, इनको भी अलग ही कैटेगरीज में डाल दिया गया। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअली हैज़ द मोस्ट ऑफ देम हैव लिटिल एसोसिएशन विद द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी के साथ इतना एसोसिएट होकर नहीं रहते, चाहे कम्युनिटी जो भी बना ले, जो भी रूल्स उसके लिए बना ले, पर वो उनके साथ कोऑपरेट करने नहीं करते, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो उनको उनके हिसाब से जीने ही नहीं दे रही, फ्रीडम ही नहीं दे रही है, तो वो क्यों माने उनकी बातें, ठीक है। जहाँ कहीं काम करने जाएंगे वो, यहाँ वो जिसको मानते हैं उनका क्या व्यक्तिगत क्या रिलेशन है किसी से, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से। बट ये सोसाइटी को बताना पड़ेगा, हाँ, कि तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें कौन से वस्त्र पहने हैं, तुम्हें कैसे बोलना है। मोस्ट ऑफ देम लिटिल एसोसिएशन विद द कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी के साथ रहते ही नहीं हैं। आपने सुना होगा एक लड़की है जो स्वयं विवाह कर बैठी अपने आप से, है ना, स्वयंभू विवाह होता होगा, स्वयंभू। यहाँ पे कम्युनिटी के लेवल पे अगर हम देखें तो मार्जिनलाइज वहाँ पे भी होते हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे घर के रेस्ट्रिक्शंस हो, ये सब आप देखते हो कि एम्प्लॉयमेंट कितना, और क्या कहते हैं, एकेडमिकली
स्किल, ट्रेनिंग, ये सब में भी कितना डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी लेवल पे अगर हम देखें तो भाई कोलोनाइजेशन आपने सुना होगा कि कॉलोनीज बनाते थे ब्रिटिशर्स, और उसमें भी उन्होंने हमें मतलब वही किया कि जैसे कि लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने हमें जो लोअर कास्ट होती थी, जिनकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम कम होती थी, तो वो अपनी ज़मीनें बेच देते थे। तो एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन ना मिलने की वजह से भी हुई थी, ऐसा नहीं कह सकते। अब जैसे कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, उसको नहीं फॉलो किया तो भी तुम गए। लेबर फोर्स हो गए, ठीक है, लेबर फोर्स एंड देयर वर्क इन द होम वॉज नॉट वैल्यूड। अब जैसे विमेन हैं, विमेन मार्जिनलाइज कैसे है? विमेन पूरा दिन काम करती है, 24 घंटे काम करती है, उसके काम को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उस काम को काम ही नहीं मानते, सिंपल बात है। और कहने का मतलब है कि उसको एक्सक्लूडेड किया गया, उसे लेबर फोर्स बनाया है, काम करवा रहा है उससे, पर उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है, और शायद कभी ना होगी। औरत को ही ये काम करने दिया जाता है, ये नहीं कि भाई औरत भी एक इंसान है ना। वो सोचते हैं हम ऑफिस में काम करके आए हैं तो मतलब शायद हम ही काम कर रहे हैं इस दुनिया में, और जो व्यक्ति काम कर रहा है वो काम नहीं होता। ग्लोबल लेवल पे कैसे? तो ग्लोबल लेवल पे कैपिटलिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, जॉब इनसिक्योरिटी, वाइडनिंग गैप, रिच और पुअर के अंदर, इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप्स इन मैनी कैपेसिटी। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द मार्जिनलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सी पटकथा पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किस लेवल पर मार्जिनलाइज हो जाते हैं व्यक्ति, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यों ये लोग इन्फीरियर कहलाते हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर हमने पढ़ा इसका थोड़ा सा मीनिंग कि ये कहाँ से, कैसे और क्यों आया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर लीडिंग टू मार्जिनलाइजेशन। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई, ठीक है, मार्जिनलाइज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये देखिए, सोशल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर में हमारी बायोलॉजी आ गई, फिर हमारा भाई यहाँ पे आप देख लो इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, एक्सक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिज़ास्टर, प्रोफेशनल फैक्टर, फिर इंडिविजुअल फैक्टर, हम खुद भी इसमें सम्मिलित हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रिलीजन, क्राइम, कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट, ये थे फैक्टर्स। और इफ़ेक्ट क्या हुए, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, होने से हम देख पा रहे हैं कि भाई कितनी पॉवर्टी हमें देखने को मिल पा रही है, हम गरीब होते गए, और इन लोगों को अलग करके हमें क्या मिला, हमारा आधा सेक्शन जो है वो बर्बाद हो गया, ठीक है। और इफ़ेक्ट मतलब मार्जिनलाइज करके इनको क्या, हमें क्या नसीब हुआ, तो नसीब तो वही कुछ नहीं होता, किसी को वंचित रखने से कुछ नहीं होगा नसीब। फैक्टर हो जाते हैं कि भाई क्या ऐसे फैक्टर हैं कि ये मार्जिनलाइज हो गए, और इफ़ेक्ट होते हैं कि भाई मार्जिनलाइज हो तो गए पर क्या फ़ायदा हुआ। इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट, वही वाली बात होगी। कॉज होता है फैक्टर, और जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट होता है जिसे इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इतना समझ में आया, और इनकी वजह से इंसान क्यों मार्जिनलाइज हो गया वही हम देख रहे हैं। सोशल फैक्टर देख लेते हैं पहले, ठीक है, मैं इसमें से पॉइंट्स निकालती हूँ सोशल फैक्टर में से, तब आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें। देखिए सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं कि जिसकी वजह से मार्जिनलाइज हो जाता है। तो भाई मार्जिनलाइज सोशल फैक्टर मतलब समाज का एक ऐसा अंग है, सोशल सेटिंग है, ठीक, समाज में अगर हमें बैलेंस बनाना होगा तो सबका भाग इसमें लेना ज़रूरी है।
एक सोशली की हुई एक साजिश है, या कह सकते हैं कि भाई उनको सोशल सेटिंग है एक तरीके की, स्क्राइब्ड भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। लोगों को तो मज़ा नहीं आता ना पुअर रहने में, इसमें भी एक मज़ा रहता है, ठीक है। पुअर हैं तो भाई स्कीमें आ रही हैं, पुअर ही नहीं होंगे तो स्कीमें कौन सी स्कीमें हैं। मिडिल क्लास के लिए भाई सरकारी नौकरी, और पुअरों के लिए स्कीमें, और रिच लोग अपना करे जा रहे हैं कंजप्शन। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक सोशल सेटिंग है, समाज की बनाई हुई एक सेटिंग है, जो कि अस्क्राइब्ड भी हो सकती है। जिसके घर में जन्म लिया वैसा ही, ऐसा कल्चर बना दिया उन्होंने, वैसा ही उन्होंने रूल्स बना दिए, और लोग सोशली क्या हो जाते हैं, डिप्पा, मतलब क्या होते हैं, दूर होते चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि भाई बाय बर्थ हमें मार्जिन कास्ट मिल जाती है, बाय बर्थ हमें ऐसी एथनिक ग्रुप मिल जाता है, जो कि अगर मान लो कि मेरा जन्म ट्राइबल एरियाज़ में होता तो मुझे उनके रूल्स मानने पड़ते। अगर मैं यहाँ सिविलाइज सोसाइटी में कहीं और कोई और कास्ट में पैदा हुई हूँ तो मेरे को यहाँ के रूल्स मानने होंगे अगर रहना है तो मतलब ये समाज की ही एक बुरी सेटिंग है, स्क्राइब्ड और एक्वायर्ड है। समाज ने कुछ बना दिया, कुछ घर वालों ने बना दिया, तो लोअर कास्ट हो गई, बाय हेरिडिटी हम क्या हो गए। और जैसे रोमन हमारे जो यहाँ पे कैथोलिक जो लोग आते थे इधर, और उन्होंने भी हमें बहुत डिस्क्रिमिनेट किया, है ना। जो रिच क्लास थी उनको तो मतलब एलीट ग्रुप था, वो तो पैसे से पूरे भरे हुए रहते थे, बट जो गरीब लोग होते थे वो उसका शिकार बने, है ना। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी करते थे। फॉर अदर मार्जिनलिटी इज एक्वायर्ड बाय लेटर डिसेबलमेंट बाय चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। देखो ये कम था कि किसी हम अछूत घर में पैदा हुए और फिर समाज ने भी उनको अछूत बना दिया। कैसी दुविधा है ये, पढ़ने में मेरे को ऐसे घिन्नता सी आ रही है समाज से, कि समाज कैसा है कि एक इंसान का बर्थ अगर किसी घर में हो रहा है वो कैसे अछूत हो गया, कैसे अछूत हो गया, क्यों। Social and economic system. A global capitalism extend its reach, bringing more and more people into the system. अब देखो हमारे समाज में ये कमी नहीं थी सिर्फ हम किसी कास्ट में पैदा हुए या हम किसी निचली गरीब घर में पैदा हुए, ये कम नहीं था। इसके अलावा हम पे जो राज करने आए यही अमीर लोग थे, इन लोगों ने हम पे एक रूल्स बना दिए कि भाई ऐसे जीना, ऐसे ऐसे रहना। तो एक सेट ऑफ पैटर्न बना दिया कि हमें ऐसे ही जीना है, और वो लोग भी और एक्सक्लूडेड, मतलब हम जहाँ पे हम पैदा हुए वो कम था हमारे लिए, जो हम और एक्वायर्ड करते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम समाज के द्वारा बनाए गए, हमें कंडीशन समाज के द्वारा किया गया, और ये मार्जिनलाइजेशन से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लाइवलीहुड, हमारा रहन सहन कैसा है, उससे लोग हमें जज करते हैं। आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अगर मान लो कि तुम ब्राह्मण घर में पैदा हुई हो ना, तो तुम्हें एक इज्जत से लोग देखते हैं, इज्जत से। पता नहीं कौन सी इज्जत जो है वो उनके घर में पैदा हो जाती है, आई डोंट नो, बट तुम उस राजा वंश के पैदेशी हो, तुम इसके पैदा हो, मतलब एक तरीके की गाली सी लगती है। क्यों भाई, क्यों जज करने किसी के कुल के उससे, या किसी के हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम उसकी प्रतिभा देखें ना बच्चे की, तो टीचर को उसकी प्रतिभा देखनी है। उसे पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर क्लास में एलीट ग्रुप का है तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जो बिल्कुल बेचारा ऐसे सोशल फैक्टर की वजह से डिस्क्रेडिटेड किया गया है,
या ऐसे उसको इज्जत नहीं दी गई समाज के द्वारा, तो भी एक टीचर का फ़र्ज़ होता है उसे अपने बेटे या बच्चे के समान मानने की होता है। ठीक है, द अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन मेक द लिमिटेड, एंड उनकी वजह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम फील करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्कुल निचले स्तर पर चल जाता है, सेल्फ स्टीम उनकी घास चराने ले जाती है। सीधी सीधी बात है। अभी हमने बात की कि एक्वायर्ड और एस्क्राइब्ड, मतलब कि जो हमें माँ बाप से मिल गया वो हमारा रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, हाइट, बॉडी, सब कुछ, और फिर समाज ने कुछ बना दिया। ठीक है, हम एलीट हैं, हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, हमें ऐसे खाना चाहिए, हमें ऐसे पीना चाहिए, हमारे ऐसे कपड़े होने चाहिए। ये समाज के द्वारा बनाए गए एक पुतले होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है, एक सेकंड आवाज़ आ रही है दोस्तों, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी हमने बात की कि भाई बायोलॉजी कैसे डिटरमाइन करती है आप मार्जिनलाइज हो जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना मौका मिल पा रहा है इसके बारे में जानने की, क्योंकि एक इंसान, ये मार्जिनलाइज को क्यों पढ़ाया जा रहा है एक टीचर को, क्योंकि उससे सबको लेके चलना है। ठीक है, उसकी क्लास में हर प्रकार का बच्चे के बारे में उसे पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं बायोलॉजिकली भी, ये हमें समझना होगा। अगर क्लासरूम में अगर टीचर अपनी मतलब अगर लोअर कास्ट वाला भी कहेगा ना कि मैं सुपीरियर हूँ ब्राह्मण से, तो वो भी गलत होगा। अगर जैसे कि एक आदमी अपने आप को कहता है कि आदमी का प्रभुत्व रहा है, तो औरत को बुरा लगता है, भाई औरत नीचे है। तो एक ब्राह्मण घर वाला बोल रहा है कि मैं निचली जाति का हूँ, और जो शूद्र जाति का है वो बोल रहा है मैं हायर क्लास का हूँ, तब भी डिसबैलेंस होने की होती है। कहने का मतलब है, इनको उठाने के लिए, लोअर कास्ट को इनके लेवल पे लाने के लिए, ब्राह्मण के लेवल पे लाने के लिए उसे इक्विटी देनी होगी, उसे इक्वालिटी करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को हटाना होगा कि कास्ट ये नहीं कहती कि तुम ये वाले गोत्र में पैदा होगे तो तुम ऊंचे हो, नहीं। आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप कौन हो, राइट। बायोलॉजी ही डिसाइड कर ले रही है कि भाई 19वीं सेंचुरी में मार्जिनलाइजेशन जैसी प्रोसेसेस शुरू हुई। विमेन को बहुत नीचे वनरेबल स्टेज थी विमेन की, आज भी है। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई पूरी ही रेडिकेट हो गई है, हर औरत आज काम कर रही है, नहीं। बहुत सारी औरतें आज भी दबी तो कुचली रहती हैं, कहीं ना कहीं घर पे रहती हैं, अपने अमीर घर में भी अगर रह रही हैं तो उसे वही काम करना है जो एक गरीब औरत कर रही है, पति की सेवा, तो उसे भी वही करना पड़ रहा है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं कि विमेन को अगर रिच ख़ानदान में भी उसकी शादी हुई है तो उसे वही काम, टुच्चा सा काम करना पड़ रहा है। वो अपने लिए कोई भी वक्त नहीं निकाल पा रही है। वो बच्चे पैदा कर रही है गरीब, तो वो भी बच्चे पैदा कर ही रही है, उसे कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा उठने का। अब एलीट ग्रुप की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोअर सेक्शंस हैं, लोअर सेक्शंस में जो शादियां होती हैं, लोअर मिडिल क्लास हो गया, जिसमें सरकारी पति होता है और एक टुच्ची सी उसने ग्रेजुएशन करी होती है, और इसी के बेसिस पे उनकी शादी हो जाती है। पढ़ी लिखी लड़की तो चाहिए, बट विद इंटेलेक्चुअल। ओके, सो कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेचुरल एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं भाई, टास्किंग रोल्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, करती हैं, बट उसे मौका दो, तो उसे वैसा एटमॉस्फेयर तो दो। कौन देगा? वही लोग देंगे ना जो स्ट्रांग होंगे। छोटे को बल देना है तो उनको ये डर रहता है कि भाई ये हम पे ही ना चढ़ जाएं, हमने इनको आज़ादी दी, ये हम पे ही ना चढ़ जाएं, इसीलिए वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। सीधी सीधी बात है, ठीक है। बायोलॉजी
evolution has led the development of man and women in particular way, how this has been influenced the role and that men women takes up in the society। कि बायोलॉजिक इवोल्यूशन कि बायोलॉजिक इवोल्यूशन होता है जब मेन और वेमेन को वो एक पर्टिकुलर वे में देखा गया है कि एक औरत अलग है और एक आदमी अलग है, उसकी कामनाएं अलग है, उसकी कामनाएं अलग है। वो कम स्ट्रांग है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, जो ज़्यादा स्ट्रांग है वही राज करता है। ये तो पता ही होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी किसी ने दिया था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इकोनॉमिकल फैक्टर होता है भाई, पैसे से कमजोरी है भाई, गरीब पैदा हुए हो। अब ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ अमीर ही पैदा होते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिकली फैक्टर होता है, वो बहुत ही लो या मिडिल या ऐसे लोअर क्लासेस में पैदा होते हैं, वो भी सेगमेंटेड हो जाते हैं अमीरों से, एलीट ग्रुप से। उनसे बात करते हुए उनके हाथ ऐसे जुड़े होते हैं, नीचे मुंडी झुकी होती है, और हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं कि हमें ऐसे उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के और नीचे झुक के रहना चाहिए। एजुकेशन हमें फ्री करती है इन सब चीज़ों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के आगे झुकें, एजुकेशन हमें ओपन होना सिखाती है। तो इंसान की दुनिया जो कुछ मर्जी सिखाए आपको, पर एजुकेशन, रियल एजुकेशन आपको सिखाती है कि हाउ टू फ्री फ्रॉम योर, हाउ लिबरेट, अपने आप को कैसे लिबरेट करना है, फ्री फ्रॉम ऑल द टॉक्सिकेंट्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज योर मन। जो आपकी बॉडी है वो भी आपको टॉक्सिकेंट्स ज़्यादा देती है, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा अब्जॉर्व करती है। तो कहने का मतलब है जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी हमें रियलाइज़ करवाता है कि हम मार्जिनलाइज हैं। हाँ, और जैसे कि मार्केट में जो गरीब खोखे जैसे लगे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो वो कोई अमीर लोग तो नहीं होते हैं, फिर भी अब ये अलग बात है कि उनके 5-5 खोखे होते हैं, उनसे लोग जलते हैं। क्यों जल रहे हैं भाई? वो उनका भी हक है जीने का, कमाने का। उनके अगर 5 खोखे भी हैं, उनके पास कोई गाड़ी भी है, तो क्या हो गया? तुम्हारे पास भी तो है, हम क्यों जलन करते हैं उनसे? तो कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट्स एंड देयर इंटीग्रेशंस, अच्छी अच्छी मार्केट्स वो अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेगी। अगर आप गांव में जाओगे तो गरीब ही हैं और गरीब लोग ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल को खोखा लगाने के लिए भी जगह नहीं दी जाती, बेचारे मार्जिनलाइज होते हैं। आप देखोगे रेडियो के पास सोए हुए मिलते हैं, रात को जगे रहते हैं, कोई उनको कपड़ा लत्ता रहने सहने का कोई वो नहीं है। पॉवर्टी, इकोनॉमिक मार्जिनलाइज हैज़ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पीपल हेल्थ एंड वेलबींग। अब जैसे ये गरीबी इंसान को मार देती है, वही चीज़ है कि शायद पैदा ही नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता। पैदा होने के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मार्जिनलाइज कौन कर रहा है? समाज ही कर रहा है। ये समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना, एलीट ग्रुप के कुछ लोग, उनमें से वृत्तियाँ पैदा कर देते हैं, ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो तो खुद तो उनको मिला नहीं होता है, और औरों को वो वैसा कोशिश करते हैं कि भाई वैसा। जो गोरे लोग आए ना, बेसिकली ये शुरू कहाँ हुआ? वो वैदिक एरा से ही शुरू हो गया, जब हिंदू रिलीजन में ही वृत्तियाँ आने शुरू हुई। मतलब कि हायरार्की बनी, एक संतों ने, या कह सकते हैं कि भाई ऋषि मुनि जो थे उन्होंने ही ये सिस्टम बनाया, और ये सिस्टम 2500 साल पुराने आफ्टर क्राइस्ट के बाद पहले की बात है। तो 5000 साल पुराने जो चीज़ चलती आ रही थी वो उसको ही घसीटते हुए लेके आए हैं। और वहीं से अगर आप देखोगे तो औरतों को पहले तो उनको मौका नहीं दिया गया, सेक्शन में दबाया गया ना उनको एजुकेशन। अगर उनके लिए भी गुरुकुल होते शायद आज औरतें भी कहीं और होती। समाज की जो तरक्की आज कम हो पा रही है किसी की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं ना समाज को। तो आज ऐसा क्यों कहा जाता है कि औरत का काम है किचन? क्यों? क्योंकि भाई तुमने यही देखा है कि भाई हमेशा लड़कियां यही कर रही हैं, तो यही होता होगा।
पर आज समाज में उसको लिबरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स लाए गए, सरकारें ऐसा काम कर रही हैं, लोअर कास्ट की लड़कियों को मौका दिया जा रहा है, फ्री लिबरेट होने का मौका दिया जा रहा है। समाज में वही लोग काम कर रहे हैं, तब नहीं उनको कोई छुआछूत की भावना होती। वो अमीर जो लोग होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो उनके साथ काम ढंग से करते हैं, वो चाहे वो लोअर कास्ट की क्यों ना हो। और फिर ये चीज़ें विकृतियाँ पैदा करती गई, और हमारे समाज में गरीब इंसान को भी, ब्राह्मण होके भी गरीब, और गरीब में भी ब्राह्मण की औरत जो होती है, ब्राह्मण के घर में अगर ब्राह्मण जैसे लोग हैं भाई, ज्ञानी व्यानी हैं, तो उनकी पत्नियाँ भी तो ज्ञानी होनी चाहिए ना, पर वो क्यों किचन में लगी हुई होती है। वही बात आ गई ना कि वुमेन को नहीं दिया जा रहा है। वुमेन को हमेशा एक कठपुतली, या कह सकते हो कि भाई तुम अर्धांगिनी, पतिव्रता और किचन रूपी माता हो, बहुत तुम आप धैर्यवान हो, अपने धैर्य का इस्तेमाल बस हमारा गुस्सा सुनने के लिए करो, बस यही करो। और शायद वो माताएं जो फ्रस्ट्रेशन लेके आती हैं, जो सबमिशन जो उनके दिमाग में हो जाती है, वो शायद वो अपनी आगे आने वाली संतानें जो होती हैं उनमें भी देखने की कोशिश करती हैं, उनको भी सप्रेस, अपनी घसा जो होती है वो अपने बच्चों में निकालती है। और ये सब चीज़ें काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम देखें तो मार्जिनलाइज कुछ और नहीं, इक्वालिटी विद इक्विटी क्यों कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि इक्वल नहीं है, समाज इक्वल नहीं है। बहुत कोशिश करता है एक पॉलिटिकल पार्टी कि भाई गांव-गांव पे बीआरसी सीआरसी टीचरों के लिए, और जो लोअर क्लास होती है, जो कि बिल्कुल ही जो स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट सेकंड क्लास होती है, ठीक है, 5th तक जो क्लासेस होती हैं वो काफ़ी फाउंडेशनल क्लासेस होती हैं। उसके लिए एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है जो कि उनकी मनोवैज्ञानिक हो, उसे समझ पाए, उन बच्चों को समझ पाए, उनकी एक्टिविटीज़ को समझ पाए, उनके लिए ऐसी डिज़ाइनिंग करे कि उनकी सर्वांगीण विकास हो। पर वो ऐसा नहीं हो पाता। जो टीचर लगने जाएगा उसे हमेशा निचली क्लासों में ही रखा जाता है, ताकि क्या हो, नर्सरी जो LKG UKG होती है इनमें रखा जाता है। हाँ, पढ़ के वो क्या आई हैं, कुछ भी नहीं, ना उनको कोई ट्रेनिंग, ना कुछ कैसे डील करना उनके साथ, बस हवाबाजी है, करके आ जाती हैं। और वो जो लगाने वाला है इंस्ट्रक्टर, वो भी लगा देता है। वो ये नहीं सोचता कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो बच्चों के साथ अभी उसने सीखा ही कहाँ है। एनीवेज, तो मैं काफ़ी दूर तक चली गई। एनीवेज, इकोनॉमिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं मात देता है इंसान को। पॉलिटिकल फैक्टर, समाज में हम जानते ही हैं कि डिसीज़न किसके लिए जाते हैं, कौन डिसीज़न लेता है, हर किसी को पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं विमेन के साथ, वुमेन छोड़ के पुरुषों के साथ भी, जो लोअर कास्ट के पुरुष होंगे या ST SCs होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट OBCs होते हैं, उनको भी मौका नहीं दिया जाता। पहले के समय नहीं होता था, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो रिजर्वेशन सीट्स हो गई, सोशल इकोनॉमिकली पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते उन लोगों को, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, और क्या कह सकते हैं कि सोशल समाज के द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती। वो कैसे कर गया? हम कहते हैं ना कि वो गरीब लड़की थी और उसको जॉब मिल गई, ठीक है ना, अपना कुल सुधारेगी, समाज सुधारेगी, अपना औरों को जागृत करेगी, अच्छी बात है ना, लग जाने दो। तो लोग बस उससे जेलसी करना शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट is one of most important tool assessing the social economic privileges. अब ये empower affect larger section of people including women, ethnic minorities, जैसे कि 20% हमारे क्या हैं, मुस्लिम भाई हैं, तो भाई उनको
उनके अधिकारों को डर लगा रहता है उनको, क्यों वो ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेटिव होते हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं हम कम हो जाएंगे तो हमें खदेड़ ना दे, क्योंकि सुप्रीमेसी जो सबऑर्डिनेट से हमेशा डरती है ना। और ऐसे बयान हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी भड़काऊ होते हैं। तो जो मिनॉरिटीज़ होती हैं उनको हमेशा डर होता है सुपीरियॉरिटी से कि भाई ये हमें कहीं दबा कुचला ना दे। तो इतनी मिनॉरिटीज़ हो गई, माइग्रेंट्स हो गए, जैसे भाग के आए हुए हैं सीमा हैदर, इनको भी कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। डिसेबल पर्सन हो गए, एल्डरली डिसेबल पर्सन हो गए, अभी शायद उसको उठा लिया गया है। इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटिव वुमेन इज़ मिनिमाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब। अब हमारे आप देख लो कि सिर्फ हम अपने इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे भी अगर जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे कितनी ही औरतें हैं जो कि प्रेसिडेंट बन रही हैं। अमेरिका में कितनी हैं, कमला हैरिस को छोड़कर और कोई है, या लड़की को कितनी ही सुप्रीम पावर दी जाएगी, नहीं दी जाती। उसको हमेशा एक ही काम के लिए अलॉट किया गया है कि भाई उसको बच्चे पैदा करने हैं बस। उन जो पैदा हुए बच्चे हैं उनकी सुप्रीमेसी है भाई। बाई चांस लड़की पैदा हो गई तो ऐसा जश्न, मतलब ऐसे सन्नाटा बिछाया जाता है कि भाई कोई किसी की मृत्यु हो गई। तो इंक्लूडिंग विमेन, एथनिक मिनॉरिटीज़, माइग्रेंट्स, डिसेबल पर्सन, एल्डरली, विमेन मिनिमाइज अक्रॉस द ग्लोब, मतलब उसका पार्टिसिपेशन मिनिमाइज्ड है। पावर होल्ड कर रहा है मैन, और पॉलिटिक्स भी होल्ड कौन कर रहा है, मैन कर रहा है। रशिया में देख लो पुतिन साहब को, चाइना में देख लो शी जिनपिंग को, फिर भाई जो बाइडेन को देख लो, ऋषि सुनक को देख लो, अभी तो वो आया है, बट वहाँ पे थोड़ी डेमोक्रेसी है इसलिए लोग चेंज होते रहते हैं वहाँ पे। बट अब चाइना में, रशिया में देखो, इंडिया में भी देखो, तो कितनी ही सुप्रीमेसी, अगर कहें तो प्रेसिडेंट अगर पीएम बने भी तो औरत कोई बना सकता है? औरत के हाथ में कोई ये सौंप सकता है? नहीं सौंपता, क्योंकि ये सुप्रीम पावर्स होती हैं जो कि चेंज भी ला सकती हैं समाज में और डिफरेंस भी ला सकती है। ट्रू एट ऑल द लेवल्स एंड द पावर इन पॉलिटिक्स, वेदर इट इज़ पार्टी लीडरशिप, इलेक्टेड ऑफिस, अपॉइंटेड ऑफिस, एट पॉलिसी मेकिंग लेवल। जो भी पॉलिसीज़ बनानी है पॉलिटिकल लेवल पे उसे हमेशा निचले स्तर पे देखा गया। दिस इज़ द पर्टिकुलर मेजर डिलेमा in third world countries. Their women participation in the political affairs is mostly linked to the dominant male oriented social, cultural and religious environment. अब जाके जो लोकसभा में है एक 33% मेरे ख्याल से विमेन को भाग लेने की वो की गई है अभी जाके सीट, मतलब अब विमेन डायरेक्टली पार्टिसिपेटिव हो सकती है पार्लियामेंट में, सिर्फ पार्लियामेंट में उसके लिए सीट अलॉट की गई है। अगर वो कहे कि वो मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट नहीं, मैं सीएम बनना चाहती हूँ या मैं कुछ ऐसा बनना चाहती हूँ, तो नहीं, वो ममता बनर्जी जैसी महान विभूतियाँ कम ही होती हैं, ठीक है ना। उसको लोग क्या क्या नहीं कहते ममता बनर्जी को, बट ऐसी पावर औरत के अंदर होना बहुत ज़रूरी, चाहे कोई भी पार्टी की क्यों ना हो, ठीक है ना। उसको सालों लग जाते हैं बनने में। एक्सक्लूजन किया जाता है, मार्जिनलाइज, कंबाइन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इंक्लूजन होता है भाई ह्यूमन राइट्स के लिए। और ग्लोबल लेवल पे, कास्ट लेवल पे, क्लास, कास्ट इक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन, कंसर्न विद द सर्टन रोल, कि अगर तुम्हारा गरीब देश है, तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम करते हो, तुम्हें इज्जत कम मिलती है ना। और ग्लोबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं एक तरीके की लो इनकम देशों को ऐसे तुच्छ भावना से देखती है। उनको ये नहीं देखा जाता कि भाई वो भी मार्जिनलाइज ही हैं, उनको तवज्जो ही नहीं दी गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स
पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ, जो ट्राइबल पीपल हैं उनके घर उजाड़े गए, पुअर वीकर सेक्शन, इन सब की जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते समय इनके घर उजाड़े गए। अब इतने सारे रोड्स बन रहे हैं तो किसी का घर उड़ा ही होगा, कई लोग रोए हैं, कौन जानता है, कोई नहीं जानता उनको। उनकी भी डिस्प्लेसमेंट हुई जिसकी वजह से मैसिव लोगों के घर उजड़ गए। वो कहाँ रहे, उनके लिए कोई मुआवजा दे दिया, अब वो कहाँ है, अपनी ज़मीन ढूंढे, रोड्स बनाने हैं इनको। This result in the further marginalized of already marginalized people. Ultimate gainer and contractor, businessman, industrial, political, economic, well, a real poor is underdog. ये जो लोग बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कंजप्शन करते हैं, चीज़ों का यूज़ करते हैं, और कितने तो उन्होंने जंगल काट दिए, रोड साइड एक पौधा नहीं दिखता। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंसान के जो रियल पुअर था उसका तो सोचा ही नहीं, अंडरडॉग ही रह गए वो। अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट आई, डिसहार्मनीज आई मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब इतने वॉर्स होते हैं, कितना बम्ब गिरा रहा है वो, और उसकी वजह से आधा सेक्शन त्रस्त है, लोग उससे मर रहे हैं। कितनी जगहों में कितना पोल्यूशन किया होगा यूक्रेन और रशिया ने। अफ़गानिस्तान में देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है, इज़राइल और हमास, ये सब जो वॉर्स हो रहे थे, ये वॉर्स क्या हैं, सोशल अनरेस्ट है। समाज में एक अराजकता होती है जो उससे फैलाया जा रहा है। डिज़ास्टर, ये तो चलो इंसान कर रहे थे, अब डिज़ास्टर भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। वॉल्केनो, या मान लो कि पहाड़ों में रह रहे लोगों के लिए लैंडस्लाइड दे दी भगवान ने, इंसान की वजह से हो रहा है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, टनल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। वो अर्थक्वेक आ जाता है कभी भी, वॉल्केनिक एरप्शन, कोई भी फ्लैश फ्लड हो गया, उससे उनके घर उजड़ गए। तो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, इसका कोई किसी इंसान पे रोक नहीं है। बट हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क अगर बंद कर दिया गया तो डेफिनेटली ये अपना नॉर्मल रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल association with the technological advance, explosive, toxic spill, रेडियो आइसोटॉप्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स। अब देखो क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ करते करते, ब्लू लाइट का इतना चाव लेते लेते इंसान एक्सीडेंटल कर लेता है। इतना साउंड म्यूज़िक लगा के आधी नींद में गाड़ी चला रहा होता है, पोर्शे जैसे चीज़ें, घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो स्पीड, अपनी गाड़ी की स्पीड भी, और आधे तो नशे में रहना, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज कर रही हैं, कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं मार्जिनलाइजेशन करने में। माइंस, पावर प्लांट्स, ये सब चीज़ें सोशल। तो हाईजैक करते हैं कुछ लोग भाई, किसी देखो हाईजैक वाला एग्जांपल हम वो वाला लेंगे जिसमें जो एक टेररिस्ट था जिसने एरोप्लेन हाईजैक किया था। हाईजैक कहते हैं, राइट हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन हो गई, क्राउड रशेस हो गए, टेररिस्ट अटैक इंसिडेंट्स हम देखते हैं, बॉम्बिंग, ब्लास्टिंग, ये सब सोशल फैक्टर्स हैं जो कि एक व्यक्ति को तोड़ देते हैं। प्रोफेशनल फैक्टर, अब प्रोफेशनल कैसे भाई, इंटेलेक्चुअल एंड थिंकर्स आर मार्जिनलाइज्ड and they are dissenting, radical, controversial views, range of topics। अब कुछ लोग ना अपना व्यूज़ रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पीचेस देते हैं, गुरुज होते हैं, और आप देखोगे कि भाई डिफरेंट वैरायटीज़ के गुरु आप देखने को मिल जाते हैं। कथाकार हो गए, उनकी वेशभूषा ही अलग है, और कुछ लोग बहुत सिंपल हैं, वो भी अपनी वाणी दे रहे हैं। तो डिफरेंट लोग हैं समाज के, और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन्होंने बुक्स पढ़ी हैं,
या फिर अपने बुद्धि के बेसिस पे लोगों को चीज़ें बता रहे हैं, ब्रेन वॉश। यहाँ कह सकते हैं कि कोई लॉजिक हो तो बात सुने कोई इनकी, पर फिर भी ये कर रहे हैं बातें। कोई रेडिकलाइज, और इनके जो व्यूज़ होते हैं अपने ही व्यूज़ में ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं, थिंकर्स होते हैं, ठीक है। उनकी वेशभूषा ऐसी क्यों है पूछ लिया जाए तो बोलते कुतर्क करता है। तो रेडिकल कंट्रोवर्शियल व्यूज़ होते हैं इनके, जो इनकी करनी और कथनी में डिफरेंसेस होते हैं, करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। और क्लाइमेट चेंज, एवोल्यूशन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ग्रीन एनर्जी, और ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक इनके ऊपर, जैसे कोरोनिल बना ली, कोरोनिल कई लोगों को हार्म भी करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बेंच बिठाई कि भाई ऐसा तो गलत हो रहा है, पेश हो। तो पेश किया गया उनको। तो भाई ये जो थिंकर्स होते हैं या इंटेलेक्चुअल अपने आप को मानते हैं, इनको अपनी बात का सबूत होना चाहिए इनके पास। ऐसे ही कुछ भी हो जाता है फिर इनकी एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस होती है अपने ही खोपचे में। संस्कार टीवी आप देख सकते हैं, अपना अगर आप कहें कोई न्यूज़ चैनल्स हो गए, सोशल मीडिया पे आ जाओ तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, फिर उसके बाद ज्ञान बांटते हुए दिखेंगे आपको बहुत सारे गुरुज, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स। अब प्रोफेसर कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई भी यहाँ पे ना प्रोफेसर नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज फील करते हैं, क्योंकि कुछ सेक्शन ही इसको सुन रहा होता है। तो ये भी है इम्यूनल, जैसे एरिक एरिक्सन की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो कई लोगों के द्वारा उसको निगलेक्ट किया गया, वो अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू में अटके हुए हैं। एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी थी जिसमें 8 स्टेजेस के बारे में बात की गई, जिसमें ताई जी मतलब टी से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ए से ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, आई से इनिशिएटिव एंड गिल्ट, आई से इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी, फिर उसमें आई से आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन, फिर एक और आई से आइसोलेशन एंड इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, फिर जी से जनरविटी एंड ई से जो भी आपने लगाना है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने सेक्सुअल अर्जिस के बारे में बात की थी, और इसकी वजह से लोगों का जो मत है वो अलग ही हो गया। तो कहने का मतलब है कि इंसान अगर कोई थ्योरी दे रहा है तो वो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मानो नहीं मानो आपके ऊपर है। इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। मार्जिनल मैन इज वन whom fate has condemned to live into two societies and now। मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है उसका जो माइंड है वो अलग काम कर रहा होता है, और जो बॉडी है वो अलग काम कर रही होती है। और सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं जो कि सिंगल मदर्स हो गई, वो भी बेचारी ऐसी ही होती है। सिंगल मदर्स प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड होती है, ठीक है। मतलब उसको भी पृथक कर दिया जाता है क्योंकि वो एक सिंगल है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बेचारी विधवा, पति के बिना कैसे जीवन होगा इसका, बेचारी का बच्चा नहीं हुआ। बेचारे तो तुम हो भाई, तुम कैसी सोच रखते हो, बेचारी वो नहीं है, बेचारे तुम हो, तुम्हारा समाज जिसने उसे इस लायक बनाया, सीधी बात है, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन समाज में वुमेन के लिए की गई। विमेन को प्रेग्नेंट किया गया, सबसे पहले उसके बच्चे किए गए, फिर उसको छोड़ दिया गया, या पति मर गया तो कोई ध्यान नहीं देता, बेचारी, उसकी क्या गलती है इसमें। Women were excluded from the labor force. Their work in the home was not valued. Feminist जो लड़कियों के बारे में बातें करती हैं वो आर्ग्यू करती हैं कि भाई मेन और विमेन जो है वो इक्वली पार्टिसिपेटिव होने चाहिए लेबर फोर्स में। बट अगर हम देखें तो पब्लिक और प्राइवेट
दोनों ही काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। They also focus on the labor laws, increase access to the employment as well as reorganized child rearing as the value form of labor. Women are still marginalized from the executive positions and they continue to earn less than men. आज भी एक औरत अगर आदमी से ज़्यादा कमा ले ना तो आदमी को खटकती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी देखा नहीं, और बाई चांस वो ऐसा करने लगे तो उसको बड़ा ही नीचा फील होता है आदमी को। और औरत अगर करना शुरू करे तो औरत को फील गुड होता है कि मैं कर रही हूँ। तो ये जो असमानताएं हैं, आदमी भी कमाए और औरत भी कमाए, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कोई विभेद करने की, बट समाज का जो दिमाग है वो सिर्फ निचले स्तर पर ही है, उसे बढ़ना होगा आगे। ट्रांसपोर्टेशन, द सर्कमस्टांसेस ट्रांसपोर्ट में फैक्टर द मार्जिनलाइजेशन, क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज़ के बच्चे होते हैं तो वो नहीं आ पाते हैं, जैसे कि ठीक है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो नहीं ले पाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए नहीं है, इजीली वो अपनी जॉब करने जाएं तो उसके लिए उसे बड़ी दूर से आना पड़ता है, ठीक है, अपने घर बाहर छोड़ना पड़ता है। कहाँ गया भैया? रिलीजन हो गया, रिलीजन भी कहीं ना कहीं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। गरीब लोग ऐसे होते हैं, गरीबों में रिलीजन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये सिर्फ बनाई गई है कहानियाँ होती हैं जो कि ग्रंथों में पाई जाती हैं, और उस टाइम के लिए वो रेलिवेंट थी क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें होती होंगी। पर आज समाज चेंज हो रहा है ना, तो हमें वही स्टोरीज़ क्यों अपनी लाइफ में अपनानी है? क्यों हम क्यों अपने समाज को इतना गंदा दिखाते हैं, अपने रिलीजन को इतना गंदा दिखा रहे हैं? रिलीजन कहता है कि समय के साथ चेंज हो भाई, ठीक है, जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है। क्राइम करते हैं उनको अलग बना देते हैं, जब वो उन्होंने गलती मान ली अपनी और सज़ा भी काट दी, पर उन लोगों को हमेशा मार्जिनलाइज ही कर दिया गया, उनको बस गलत नज़र से देखेंगे, उनको वैल्यू ही नहीं देते। सोशली एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन कहलाती है वो। जेलों में जाओगे तो उनको गलत नज़रिए से देखा जाएगा, और फिर वो लोग भी वैसे बिहेव करते हैं। रेस होता है सेंस कलर, कि आपके जो कलर है उसमें विभेद किया जा रहा है। अगर आपका रंग थोड़ा डार्क है तो आपको बता दिया जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आप मंदबुद्धि हैं, मतलब ऐसे विचार लगे हुए हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली रेसिज्म का बहुत चला है। अफ्रीका में तो बहुत ही सहन करना पड़ा उनको। जेंडर हो गया, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे हायरार्की होती है, ये तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं। तो ये थे फैक्टर्स, है ना। डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखने को मिलता है। अभी इनके इतना डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद इफ़ेक्ट क्या हुआ इसका? इफ़ेक्ट तो आप देख ही रहे हो। मार्जिनलाइज थ्रेटन 4 फंडामेंटल नीड्स belonging to self-esteem, control and meaning existing. Children from different social and economic group attend different type of school. Children from higher socio-economic groups attend good quality schools. आप देख पा रहे हो कि जो good quality school हैं वो किसके लिए रजिस्टर हैं? अमीर लोग के लिए। और जो सस्ते स्कूल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए, मतलब सस्ते लोग जो मतलब कि जो निचली जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूल के टीचर पता कैसे होते हैं? हाँ बाबू राम ढकोसले, चलो जी बैठ जाओ, पढ़ना है, चलो क्लास में जाओ, बैठिए, पढ़ाते हैं। हालांकि वो टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो पेपर पास करके फिर लगे होते हैं, पर वो टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं लेते, समझने की बात है। चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड अप विद द पुअर क्वालिटी स्कूल्स।
सिंपल टीचर्स होते हैं, ना क्वालिफाइड होते हैं, ना उनको कोई तजुर्बा नहीं होता। मल्टी ग्रेड सिचुएशन सी होती हैं उनकी, पूरा ट्रेनिंग हुई होती है भाई। अब गरीब स्कूल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट अमीर अमीर लोग ही जाते हैं उसमें। मिडिल क्लास हो गया, लो मिडिल हो गया, मिडिल क्लास हो गया, उसमें भी एक प्राइवेट का एक सेक्शन होता है या शाखा होती है। और एक होती है थोड़ी हायर स्टैंडर्ड की, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कोर्ट्स हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। तो इस तरह से उसमें फ़ंड भी ज़्यादा लगता है प्राइवेट स्कूल में। हाई, जैसे कि अंबानी का स्कूल है, देखा होगा आपने, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि ये इफ़ेक्ट आता है कि भाई क्वालिटी स्कूल्स जो हैं हायर क्लास के लिए अलग और लोअर क्लास के लिए अलग। क्वालिटी, इससे एजुकेशन की जो क्वालिटी है उनकी डिफरेंट हो जाती है। उनकी जो इक्वालिटी होनी चाहिए थी एजुकेशन में, उसमें क्वालिटी नहीं मिल पाती। क्वालिटी बस उन्हीं हाइब्रिड लोगों के लिए ही होती है, और जो लोअर क्लास के होते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन या एक्सीलेंस नहीं मिल पाती, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो भी डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब कि उनको डिस्क्रिमिनेशन से देखता है टीचर, ये तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है फॉर टीचर है। तो ऐसे मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हैंडीकैप हो, कोई आंखों से बाधित हो, एक्सीडेंटली कुछ हो गया हो, या मोटा हो गया हो, या कुछ ऐसा, टीचर ही उसको ओ अंधे, ये कोई भाषा है? तो हमारा देश इतना मतलब अनएजुकेटेड रहा है, और टीचर भी अनएजुकेटेड रहे हैं कि उनको कोप अप करने ही नहीं आता, सेंसिटिविटी ही नहीं है उनको कि कैसे इन बच्चों के साथ को रिलेट करना है। और इस तरह से जो है गवर्नमेंट स्कूल्स अब धीरे 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 डेट्रिएट होते जा रहे हैं। डेट्रिएट स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। डेट्रिएट क्या बोलते हैं इसको, डेट्रियोरेटिंग, ठीक है। डेट्रियोरेटिंग मतलब कि इसका छिन्नता होना शुरू हो गया, मतलब कि ख़त्म होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ एक प्रोफेशनल टीचर्स लगते थे, उनकी क्वालिटी गिर रही है धीरे धीरे। वो एग्ज़ाम पास कर लेते, बस उतना ही पढ़ते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं बुक्स। फिर अपने जीवन में कोई भी एडप्शन, बस सर्विसेज होती हैं ना, जो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें ही होती है। इसके अलावा as they are the one who end up with these school, evidence shows that it is the poor people who access government school. The children from higher income group usually study in private school. Group located in mainstream are equipped with the better resources and have better access to the power and privileges. मेन स्ट्रीम में जो बच्चे हैं अच्छे ग्रुप के, अब जैसे बीएड कर रहे हैं, जिसके पास खुला पैसा है वो कर रहा है, ठीक है। अब सरकारी स्कूल में वही बच्चे करते हैं जिसके अंदर टैलेंट है भाई, और प्राइवेट में कौन कर रहा है? जिसके पास पैसा है। अगर कोई व्यक्ति, बच्चा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है 2 लाख रुपए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब इंसान देखता है कि भाई पैसा है तो डाल लेता है एडमिशन। 35 साल के भी बच्चे हैं तो मैटर नहीं करता, 30 साल के भी हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पैसा है वो डिटरमाइन कर रहा है किसी की पढ़ाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कूल में हमने बात की कि कैसे ये वो कर रहे हैं। और पीपल ग्रुप लोकेटेड इन मेन स्ट्रीम, बेटर रिसोर्सेज मिलते हैं उनको, प्रिविलेजेस होती हैं, और ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी हंसी भी आती है और थोड़ा दुख लगता है कि कैसे हो रहा है ये सब। चिल्ड्रन लिविंग ऑन स्ट्रीट्स एंड रन अवे चिल्ड्रन, juvenile delinquent, children living in slum, children from conflict areas। अब डेलिक्वेंट हो जाते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने घर पे भी ऐसी हरकतें देखी होती हैं, तो जाके डेलिक्वेंट होते हैं। भाई कैसे, वो पैदा ही थोड़ा ना डेलिक्वेंट होता है बच्चा, नहीं होता, वो देख देख के होता है। समाज का ऐसा वातावरण, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उसको नहीं मिला होता तो डेलिक्वेंट हो जाता है वो। चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम एरियाज़, जो उनको
वो इज्जत भरा जीवन नहीं मिला होता है। ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में देखता है, अमीर लोगों को देखता है चलते हुए, फिर वो ऐसे मतलब ऐसे सब कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं वो ऐसे सप्रेस्ड होता है, देखता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान। फिर वो ऐसे वंचित रह जाता है अच्छी चीज़ों से। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं घर में, देख रहा होता है कि मम्मी पापा आपस में लड़े जा रहे हैं, उनकी भाषा आपस में सही नहीं है, वो एक दूसरे को डिपाटे दे जा रहे हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। वो देख रहा है पढ़ते हुए कि कैसे आपस में कुतर्क कर रहे हैं, तो वो भी वैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब फील करता है कि ये क्या हो रहा है, मैं इसलिए पैदा हुआ था ये देखने के लिए। तो ऐसे मन में सोच रहा होता है। सर्वाइवर ऑफ डिज़ास्टर सिचुएशंस, डिज़ास्टर कभी भी आ सकती है। अब जैसे कोविड आ गया, बच्चे का इसमें भी काफ़ी डिफेक्ट हुआ। बहुत सारे बच्चे कोविड में टिकटॉक चलाने लगे, घर पे बैठ के माँ बाप भी दे देते थे चलाओ टिकटॉक, और काफ़ी नचनियाँ बन गए। तो आप देखते हो कि ये एक रॉन्ग इफ़ेक्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि फील आइसोलेटेड, अनहैप्पी, अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, ये उनका एक इफ़ेक्ट है। पॉवर्टी, गरीबी, इनकम कम होने की वजह से, गरीब होने की वजह से वो बहुत कुछ फेस करते हैं। लो इनकम होती है भाई, उनकी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। पानी नहीं होता उनके पास, शेल्टर नहीं होता, एजुकेशन नहीं मिल पाती, हेल्थ जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। चलो इतना तो चलो वो फुलफ़िल कर भी ले, अपना एक कमा के 2 टाइम का कमा के फुलफ़िल कर भी ले, वाटर शेल्टर और ये कहते हेल्थ। एजुकेशन वो तब भी नहीं करता। मैं कहती हूँ शेल्टर ना मिले, हेल्थ मिल जाए, पानी मिल जाए, एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए बच्चे को, जिससे उसको खोपचे में दिमाग आता है। फिर दिमाग आने के बाद वो अपने राइट्स के बारे में सोचना शुरू करता है। जब वो सोचना शुरू करता है, फिर वो अपने समाज में कोई काम करता है, वो औरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो औरों के लिए बन जाता है। ठीक है, it is about the quality and rather lack of quality of education, of quality of life. Economical problems remains the main cause that violate the rights of children. Poverty makes the child vulnerable. पॉवर्टी इन बच्चे को क्या बना देती है, वनरेबल स्टेज पे लेके जाती है। अब यहाँ पे तो कोई औरत नहीं है, यहाँ पे तो कोई बच्ची नहीं है, यहाँ पे लड़का भी इसका शिकारी होता है। ठीक है, एब्यूज़, बच्चे को अब्यूज़ किया जा रहा है। माँ बाप ने कह दिया चलो दुकान पे लग जा, 8 साल का बच्चा है तो उसका अब्यूज़ किया जा रहा है। मल न्यूट्रिशन, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, उसकी बॉडी जो है मसल नहीं ले रही है, तो वो कभी भी टूट सकती है। इल हेल्थ, रिजेक्शन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन मतलब कि कोई ऐसे एहसान कर दिया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। हमारे घर के आसपास एक घर है, उसमें एक निचली जाति के लोग हैं, मतलब हम ऐसे उसको अपमान नहीं कर रही हूँ मैं, बट हाँ एक कह सकते हैं नोमैड्स हैं, नोमैडिक लोग हैं जो कि यहाँ आके बस गए हैं, रिफ्यूजी जिसे हम कहते हैं, वो बस गए हैं। और हमने उसको कहा कि अपने बच्चे को यहाँ पे भेजो, हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। तो कहती पढ़ा दो, तो कह रही कि बस इतना पढ़ा दो कि अपना नाम लिख पाए। क्या करनी है जॉब करके, वही करना है इसने, गुटखा खा के वो पलस्तरी तो करना है उसको। ये मतलब एजुकेशन का मतलब उसका बस इतना ही है कि उसको नाम आ जाए लिखना। नाम भी क्यों, क्योंकि आधार कार्ड में बिना आधार कार्ड के आप कहीं जा नहीं सकते, आपका कुछ हो नहीं सकता, आपको कोई फ़ायदे नहीं मिल सकते। तो फ़ायदे मिल जाएं बस समाज में, जो थोड़ी बहुत स्कीमें निकल रही हैं गरीबों के लिए। तो एजुकेशन ही नहीं है तो फिर वो बच्चा कि क्या ही सोच पाएगा अपनी लाइफ में। समाज ने तो उसको एक्सक्लूड किया था, वो खुद भी एक्सक्लूडेड हो रहा है। 3 वे से वो एक्सक्लूडेड हो रहा है, कास्ट, कलर, जेंडर के बेसिस पे। जेंडर में तो औरत ही आती है, आदमी भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। लर्निंग इन्वायरमेंट, चलो तुम पैदा तो हो गए पर तुम्हें लर्निंग इन्वायरमेंट ही नहीं मिला।
ऐसा भी होता है कि जो अमीर घर में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही आलसी और ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो मतलब उनको भी लर्निंग इन्वायरमेंट ना दिया जाए तो शायद वो भी वैसे ही चुरमुंडे ही रह जाएं। कहने का मतलब है कि अगर एक गरीब घर का बच्चा पढ़ जाता है, लिख जाता है, उसे समझ आना शुरू होता है, समाज का दायरा, लर्निंग इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है, तो ही वो कुछ कर पाता है बड़ा। लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड टू मार्जिनलाइज चिल्ड्रंस often characterized by the poor infrastructure, lack of basic amenities। उनको बेसिक चीज़ें नहीं होती उनके पास। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो नेट ही नेट है हर जगह। अब तो ऐसा नहीं है कि किसी को वंचित रखा गया है, हर किसी के पास नेट है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन के अभाव में नेट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको पता है। बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। एडिक्वेट टीचर, जो स्पेशल टीचर होने चाहिए, जो उनको काउंसल कर पाए, जो उनकी मन की दशा पढ़ पाए, ऐसा कोई भी टीचर नहीं मिलता वहाँ पे, और कोई टीचर चाहता भी नहीं आना। आपने ये रिसर्च सुनी होगी कि जो टीचर, जो MBBS करके जो डॉक्टर्स को विलेज में भेजा गया, तो वो कहते कि हमें डॉक्टरी विलेज में नहीं करनी, हम डॉक्टरी हमें शहरी एरिया में ही करनी है। विलेज एरिया में क्यों नहीं करनी? क्योंकि वहाँ के लोग वो ट्रीटमेंट ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई वो ग्रह की वजह से हो गया, या कह सकते हैं कि भाई उनके पीछे भूत लगा हुआ है। उनको समझाना या उनको वो करना ही बड़ा मुश्किल है। एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, तो वो लोग को कैसे समझाएंगे? समझाते उसको इतना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें गांव में नहीं आना है कोई भी अपनी सर्विस देने, हम शहर में ही ठीक है। तो इसलिए वो गांव में नहीं आते। और जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो टीचर हैं वो एडिक्वेट नहीं है। एजुकेशन ही बेसिस है। डाटा ऑन द स्टेट ऑफ द स्कूल इन रूरल एरियाज, बैकवर्ड विलेजेस, आदिवासी एरियाज कन्फर्म दिस ऑब्जर्वेशन। तो जो रूरल एरिया है, यहाँ बैकवर्ड विलेजेस हैं, आदिवासी एरिया है, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना चाहिए, डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि यहाँ के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे क्या गड़बड़ है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अब एजुकेशन दी जा रही है, तब भी वो नहीं जा रहे हैं। मतलब हमारे पास के जो बच्चे हैं, फ्री स्कूल चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल फ्री आपको दे रही है एजुकेशन 8 तक, फिर भी आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी दुर्दशा है। सच स्कूल अकाउंट फॉर पुअर लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब उनको वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ा दिया जाएगा और वो इंटेलिजेंट बन जाएंगे। ऑब्वियसली एक और घर की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे एक और घर है जिसमें बच्चे को पढ़ाया तो गया गवर्नमेंट स्कूल में 10 तक। तो उसके बाद एक दिन मैं जा रही थी वहाँ से, मैंने देखा कि उसके मुंह में वैसे ही गुटखा नहीं होता जो गुटखा खा रहा था वो। और फिर मुझे फील हुआ यार, इतना पढ़ने के बाद, मतलब पढ़ाई इसकी हुई ही नहीं है, ये 10th पढ़ने के बाद भी वो गुटखा खा रहा है, गुटखा चबा रहा है। और फिर अभी कितने ही सालों, 12-18 साल का भी नहीं होगा वो खींच के, और वो गुटखा खा रहा था। और मतलब पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसी को फॉलो करो। क्या पता वो पढ़ लिख लेता, इंटेलिजेंट होता, टीचरों ने अच्छा पढ़ाया होता, उसे इन्वायरमेंट अच्छा मिला होता, तो शायद आज वो कोई जॉब लेके बैठा होता, अपने घर का अस्तित्व बदल देता। पर गुटखा खा रहा था। तो ये एक तरीके का क्या है, मार्जिनलाइज्ड है समाज की वजह से, उनके घर की एथनिसिटी की वजह से। हालांकि उनकी जो बच्ची है वो, उनके आचार विचार अलग हैं, क्योंकि वो पढ़ लेती हैं। लड़कियां मैक्सिमम पढ़ लेती हैं, बट लड़के थोड़े ऐसे ही होते हैं। उनको भी अगर ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए या उनको भी ऐसी स्टिमुली दी जाए तो वो भी डेफिनेटली चमकते हैं। पर लड़कियों के पास कोई काम नहीं होता, वो प्लस्तर लगा के वो वाला काम नहीं कर सकती। तो वो क्या करती हैं, वो कहती हैं बस एक ही काम है, पढ़ लेते हैं, बुक्स में पढ़ने में क्या, जब उनको समझ में आता है तो वो पढ़ लेती हैं। तो उनकी लड़की है खुद, वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, पर उनका जो भाई है वो 18 साल का हो गया, बट गुटखा खाता है, 10 पढ़ के भी वो गुटखा ही खा रहा है। तो कैसी एजुकेशन मिली होगी? लड़कियां गुटखा खाती हुई अच्छी नहीं लगती,
ये तो उसकी माँ ने बता दिया, बट अपने लड़के को नहीं बता पाई कि क्या ज़रूरत है। सच स्कूल अकाउंट्स फॉर द पुअर लर्निंग इन्वायरमेंट हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट। समाज का ये दृश्य काफ़ी रमणीय लगता है। मार्जिनलाइज पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसे रोना सा आ गया। ये कैसी समाज है हमारा। सेंट्रलाइज करिकुलम होता है भाई। सेंट्रलाइज मतलब जो एक व्यक्ति ने दे दिया मेन स्ट्रीम के लिए वही होगा। हर किसी के लिए सेम करिकुलम होगा तो जो पिछड़ा वर्ग होगा वो तो उसको समझ ही नहीं पाएगा। वो बोलेगा पता नहीं कौन सा वातावरण में हमें लेके जा रहे हैं, उसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही है। तो उसको थोड़ा मतलब ऐसे अलग ही लगता है। फेल ड्रॉ आउट हो जाते हैं फिर बच्चे, फिर वहाँ से उनको एक्सपीरियंस और ये सब मिलना बंद हो जाते हैं। करिकुलम फेल्स टू रिलेट द नॉलेज बेस्ड ऑफ स्टूडेंट फाइंड द इररिलेवेंट मीनिंगलेस and other affect their self identity and feeling self worth of negative way। मतलब करिकुलम फेल हो जाता है वहाँ पे इन बच्चों को ये रियलाइज़ कराने में कि तुम भी हमारे ही पार्ट हो। वो अनदर ही लेवल का डिफरेंसेस है। इन बच्चों को बताया ही नहीं जाता कि हम ऐसे क्यों हैं, हमारा ऐसा क्या कारण है, और ना ही इनकी इतनी बुद्धि बन पाती है। ये समझना ही नहीं चाहते। यहाँ टीचर का ही मन नहीं होता है ऐसी इनको स्टिमुली देने की, क्योंकि वो भी सेट ऑफ पैटर्न से होके आते हैं। टीचर्स क्यों बना है? तुझे हेल्प करने के लिए इस यहाँ पे अलॉट किया गया, और तू कह रहा है कि भाई इसमें मेहनत लगेगी, मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर तू टीचर बना ही क्यों है? दे लेड टू कॉन्फ्लिक्ट इन द यंग माइंड्स। जो बेचारे बच्चे होते हैं वो आगे ही अपनी स्थिति को समझ नहीं पाते कि हम ऐसे क्यों हैं, और समाज भी उसे ऐसा ही बना देता है। ओवरऑल सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होती है, और इस तरह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और वो एजुकेशन का जो मीनिंग है, फ्री एजुकेशन जो गुरुकुल सिस्टम से चलती आ रही थी, वो दी ही नहीं जाती इनको। मार्जिनलाइज जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। साइकोलॉजिकली वो सोचते रहते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा चुप शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। पब्लिक हेल्थ फिज़िकल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होती, न्यूट्रिशन उनको अच्छा नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट ने इनके लिए स्कीम चलाई हुई हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गए, कह सकते हैं कि भाई मिड डे मील स्कीम हो गई। लड़कियों के लिए बहुत सारी मेंस्ट्रुअल अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए अलॉटमेंट की जाती है। पैड्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं। क्लासरूम में उनको कंफर्टेबल फील करवाया जाता है। उनको सेमिनार से उन्हें ये बताया जाता है कि आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी ये कंडीशन नेचुरल है। तो बच्चे साइकोलॉजिकली इमोशनली थोड़े वो होते हैं। टीचर को समझना चाहिए, और ज़्यादातर टीचर नहीं समझते। उनकी एंगर इश्यूज, एंजाइटी होती है उनको, कभी कभी उनको दौरे भी पड़ते हैं, फियर होता है, डर होता है कहीं कहीं टीचर मार ना दे, मैं अगर ऐसी बातें कर दूंगा तो कहीं टीचर मार ना दे हमें। डिप्रेशन होता है उनको, सप्रेशन होता है कि भाई हमारे घर में ऐसा क्या होता है, क्यों हमें ऐसा नहीं किया जाता। घर में भी हमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन, स्कूल में भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन, स्कूल में भी बुली किया जाता है, तो वो थोड़ा ऐसे सप्रेस्ड रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, खुल के बोल नहीं पाते हैं। वो वही बच्चे फिर वो घुटते 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 वो वहीं रह जाते हैं। और जिनको एक्सपोजर मिल रहा होता है, जो सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो बच्चे डिफरेंट होते हैं। बट ये बच्चे जो हैं वो अपने आप को ही ब्लेम करना शुरू करते हैं, शायद हमारी ही गड़बड़ थी। सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, रिसेंटमेंट एंड पावरलेसनेस, सेल्फ डाउट, आइसोलेशन, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, फीलिंग इनविजिबल, मतलब ये सब उनके अंदर ये फीलिंग होती है। ये सब साइकोलॉजिकल इमोशंस होते हैं उसके दिमाग में, वो सोच रहा होता है या उसके अंदर होते हैं। वो खुश नहीं होते हैं, वो ऐसे सैड बैठे रहते हैं, साइलेंट बैठे रहेंगे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा है उनको, झकझोर के रख देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तारे ज़मीन में जो ईशान अवस्थी था,
उसमें उस बच्चे के अंदर टैलेंट तो था, बट उसको फोर्स किया जाता था कि भाई तुम्हें ये वाली डिसऑर्डर है, या मतलब तुम पढ़ नहीं पाते, तुम नालायक हो, तुम अपने ही धुन में रहते हो। तो क्या है कि एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं टीचर देख पा रहा, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। सोशल इकोनॉमिक एकेडमिक स्ट्रेन हो जाता है उन्हें, और यही सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। सोशल इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि वो दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। क्लास में डिस्कशंस हो रहे होते हैं तो उसमें पीछे भागने की कोशिश करते हैं। इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ये मैं भी हूँ, तो मैं फील कर पा रही हूँ इसके साथ। डिस्कशन में भाग नहीं लेते हैं, जी चुराते हैं, मतलब आगे आने से जी चुराते हैं, पीछे रहते हैं। स्टडी ग्रुप्स, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो हर घर में होती है भाई। अब समाज जैसा है वैसा ही होता है, चाहे वो हम कितने भी अमीर, चाहे हम कितने भी रिच घर से क्यों ना हो। ठीक है, स्टडी ग्रुप्स होंगे, कुछ बच्चों के पीयर ग्रुप्स होंगे, हम पीयर ग्रुप में नहीं बना पाते। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंट्रा म्यूचुअल मॉरल स्पोर्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस स्पॉन्सर इवेंट्स होते हैं, क्लासरूम में डिस्कशन है, ये सब नहीं कर पाते भाई। स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करते हैं। Fear that one actions may confirm existing stereotype is called stereotype threat। अब देखो, हम अच्छे घर की लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती, अच्छे घर की लड़की सीधी जाती है और सीधी आती है। अच्छे घर की लड़कियां चुन्नी ढक के जाती हैं, अच्छे घर की लड़कियां ज़्यादा जीभ नहीं चलाती, अच्छे घर की लड़कियां बोलती नहीं हैं, चुप रहती हैं। अच्छे घर की लड़कियां घर के काम करती हैं, किचन का काम करती हैं, बड़ों की बात मानती हैं। अच्छे घर की लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं। लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, लड़कियां धीरे बोलती हैं, लड़कियां मोटरसाइकिल नहीं चलाती हैं, लड़कियां लड़कों के जैसे बिहेव नहीं करती हैं। लड़कियां ऐसी होती हैं, समाज ने डिसाइड कर लिया और लड़कियों ने मान भी लिया। लड़कियां शादी के बाद बिना मेकअप के नहीं रहती हैं, मान लिया। अगर उसने कोई ऐसा श्रृंगार नहीं किया और वो शादीशुदा है तो वो विधवा कहलाती है। भाई, लड़की अगर लड़का पैदा नहीं कर पा रही है तो वो अभागन है, अभागी है। उसके बाद भी रुकता नहीं है समाज। लड़की पैदा हो गई, अभागन है, लड़का नहीं हो पाया, लड़का हो गया। लड़के को इज्जत नहीं सिखा पाई, लड़के को परवरिश नहीं दे पाई। अरे जिसकी खुद की माँ ही परवरिश नहीं दे पाई, बच्चे को क्या परवरिश दे पाएगी। बच्चे ने भाग के शादी कर ली तो माँ के ऊपर आता है। पति छोड़ के चला गया, माँ के ऊपर आता है। एक औरत के स्टीरियोटाइप समाज ने बना दिए। पति 8 साल बड़ा है तो नीचे दब के रहना पड़ेगा, तो तू नीचे ही रहेगी। ऐसा नहीं कि सेम उम्र की लड़की के साथ शादी हो जाएगी। स्टीरियोटाइप्स समझ ही गए होंगे, अब मैंने इतना डिटेल बता दिया। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑन एग्ज़ाम। अब देखो, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको समझाया नहीं जाएगा तो पुअर ही होगा ना उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस। कितना हम अच्छा ढूंढ पा रहे हैं उनमें, वो कोशिश कर रहे हैं, उतना ही बहुत है उनके लिए। ठीक है, इंटरनलाइज द नेगेटिव मैसेजेस। नेगेटिव मैसेज को इंटरनलाइज कर लेते हैं भाई वो। अब किसी ने उनको बुली कर दिया, तुम काले हो। हमें भी किया जाता था बुली, अरे तू तो काली है, काली माता, जय काली माता की। तो ये सब ऐसे बुली किया जाता है। मोटे हो तो भी बुली किया जाएगा, अरे ये तो हंसती ही रहती है, बुली किया जाता है। नेगेटिव मैसेजेस पास ऑन करते हैं, अरे इसके दांत इतने बड़े बड़े हैं। तो इतना बुरा लगता था, और शायद आज नहीं लगता, तभी इसको बोल पा रही हूँ। और इनइफेक्टिव कोपिंग विद डिसएंगेजिंग अवॉइडेंस एंड सब्सटेंस यूज।
डिसएंगेजिंग अवॉइड कर दिया जाता है उनको। टीचर उन पे ध्यान नहीं, उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको ही पीछे छोड़ देता है। स्कूल्स एंड मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन। अब स्कूल की बात आती है। अब स्कूल का क्या काम है? अब तक हम पढ़ रहे थे कि कैसे ये लोग समाज के द्वारा, अपने फैमिलीज़ के द्वारा कैसे वंचित किए जाते हैं। स्कूल और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में क्या इसमें कोऑर्डिनेशन है। अब गवर्नमेंट इंडिया जो है वो बहुत हेल्प कर रही है इनके लिए, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है ताकि ये फलें, इनका जो स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड हो, इनको ज़्यादा रिजर्वेशन सीट्स हो रही हैं, यहाँ कह लो कि वो सीट्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ चला रही हैं, हेल्प कर रही हैं इनको, ताकि अब जो ब्राह्मण है, जो मतलब कह लो कि कहने का मतलब है कि जो जनरल कास्ट है उसमें भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको भी एक छूट मिलती है, उनके बच्चे भी लग जाते हैं। बट ये है कि उसमें लोग साइड बाय साइड कितने बिजनेस चला रहे होते हैं, तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन। अब हम सबको पता है कि 6 से 14 ईयर्स की एज के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट बना दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सेक्शन 29 में करिकुलम एवेल्यूएशन प्रोसीजर्स लिखी गई कि एक अच्छा करिकुलम बनाया जाए ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो एजुकेशन एक अच्छा काम कर सकती है इन लोगों के लिए, उनकी दुआएं एक टीचर को मिलती है। सर्व शिक्षा अभियान हो गया। ये सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एलिमेंट्री लेवल पे लाया गया, जिसमें प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया गया, जिसमें टाइम बाउंड मैनर में उनको बताया है कि भाई 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा गया कि भाई सर्व शिक्षा अभियान दी जानी चाहिए, बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ये प्रोग्राम था उन बच्चों के लिए जो कि माँ बाप बोलते थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, और फिर उनको घर पे रखते थे या उनको लेबर बना दिया जाता था, तो उनके लिए ये खोला गया था। तब भी आज उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, इस राइट का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सब लोग अपने बच्चों को बस अंग्रेजी बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि माँ बाप खुद पढ़े लिखे हों तो वो सरकारी स्कूल में डालें अपने बच्चे, कभी भी नहीं डालते। टीचर खुद अपने बच्चे एक हायर लेवल स्कूल में डालता है, वो कभी भी नहीं चाहता है कि इसे सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा और मैं खुद पढ़ाऊँगा इनको। एजुकेशन जो है, द प्रोग्राम सीक्स टू ओपन न्यू स्कूल इन दोज हैबिटेंट्स which do not have schooling facilities and strengthening existing school infrastructure through provision of additional classrooms, toilets, drinking water, maintenance grant and school improvement grants. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में निकली, और जिसमें रेजिडेंशियल स्कूल की बात की गई भाई। अपर प्राइमरी, अब तक तो प्राइमरी की बात कर रहे थे, अब अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं। ST SC OBCs मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो भी गर्ल्स थी उनके लिए ये विद्यालय खोले गए थे। आप ये लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, तो ये भी एक स्कीम है भाई, देख लो। ये भी कहाँ 2003 में लॉन्च हुई। तो ये इतना मतलब ये कहाँ सोए हुए थे जो ये SSA जो है वो इतनी, आप देखोगे इनकी डेट जो है वो अभी निकली होंगी। गर्ल्स के एजुकेशन की सपोर्ट, क्योंकि मिड डे मील हो गया कि भाई जिसमें बच्चे को स्कूल में भोजन प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बना रहे और बच्चे आराम से खाना खा पाएँ। और ये मील उनके लिए प्रोवाइड करना अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी एंड क्वालिटी, एजुकेशन इज़ द पैनेसिया टू फाइट विद मार्जिनलिटी। इतनी बड़ी इंडिया, डाइवर्स कंट्री, ठीक है,
यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के लिए फ़ाइट करना मार्जिनल पीपल्स के लिए काफ़ी हार्ड वर्क हो सकता है. एजुकेशन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल्स. This aims at all-round development, body, mind, and spirit. It is also to enable them to live and work together in the society with the peace and harmony. Education in a human enterprise. Education is a lifelong process. Education gives the direction to the personality development. I hope you will get some clue from here. In this chapter, we learn about the marginality, and when we talking about marginality, it is totally diversified. Okay, and as a result, we find that हमारा समाज ऊपर क्यों नहीं उठ रहा, तो ये इसकी वजह से है भाई. कोई गड़बड़ नहीं है कि हमारा समाज ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है. मार्जिनलाइजेशन की वजह से हमारा आधा सेक्शन जो है हमारे अगर हम 100% हैं तो हम उसमें से आधा सेक्शन इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है भाई. हम पहले एग्रीकल्चर में बिलीव करते थे. 1% ही लोग एलीट ग्रुप हैं जिनको दुनिया की हर एक सुविधा मिल पा रही है. एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक तो सबको मिले ना, बेसिक भी आज टाइम पे सबको नहीं मिल पा रही. उसके लिए ही समाज में नेता होते हैं, टीचर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन लोगों को आगे बढ़ने में. तो ये था हमारा टॉपिक मार्जिनलाइजेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फैक्टर लीडिंग टू द मार्जिनलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ठीक है, इन फैक्टरों की वजह से या इनकी वजह से एक बच्चे की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाता है. तो यही पॉइंट्स हमने भी रीड करे. ये पेपर में ज़रूर आएगा और मैं लिख के देती हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा. आप बिल्कुल इसको एक बार पढ़ के जाइएगा. मन से पढ़िए दोस्तों, इसमें मन से पढ़ोगे तो शायद आपको ज़्यादा रटना ना पड़े. जैसे स्कूल में टीचर क्या कर सकता है, फिर उसके बाद भाई और बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, रेस हो गई, ये तो सामाजिक है. डिस्प्लेसमेंट, डिज़ास्टर की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, एथनिसिटी की वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की वजह से, सोशल फैक्टर की वजह से ये सब मार्जिनलाइजेशन प्रोसेस कंडक्ट हो जाती है. और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, बट होता है. इसे हम डिनाइल नहीं कर सकते. आई होप you will get some clue from here, and thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care. See you.